हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए बोलिए, कहाँ पहुँचे? है समझने में भी भारहीन है कि परमाणु अपने में भारहीन है? हाँ जी, ब्रीफ में यदि जितनी बात मैंने लंच के पहले, ब्रेक के पहले किया, परमाणु को क्यों समझना है? माइक से बोलिए, माइक लिए। ओके, परमाणु हूँ और मैं जीवन को समझ गया तो मैं शरीर के धरातल पर तृप्ति होगी और मेरे क्या कार्य और व्यवहार में न्यायपूर्वक मैं कार्य और व्यवहार कर पाऊंगा। ये मेरी समझ में आया जी। परमाणु को समझना क्यों जरूरी? माइक की जो व्यवस्था हमको दिखेगी, उसका जो समझ आएगा, उससे हमको समझेगा कि हम भी व्यवस्थित ही है, खाली अपने को समझ के ठीक करना है। व्यवस्था तो है ही, इतना क्लैरिटी आने से हमें भी व्यवस्था की तरफ, अपनी जागृति की तरफ हम बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। परमाणु का अभ्यास हमें इसीलिए करना है कि अभी इस सृष्टि में व्यवस्था नियमपूर्ण है, तो हमें व्यवस्था कहाँ से नियमपूर्ण है, तो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम जो कण है उसमें भी व्यवस्था नियमपूर्ण है। ये समझ में आने के बाद ही हम सब ऐसे ये प्रूव हो जाएगा कि व्यवस्था में सृष्टि में नियम है और व्यवस्था पूर्णता ही अंतिम हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं। एक माइक पीछे। हाँ जी। हमने ये देखा कि मानव सुखी दुखी होना चाहता है, तो सुखी दुखी होना चाहता है, सॉरी सुखी होना चाहता है, लेकिन घटनाओं की वजह से कभी सुखी हो जाता है, कभी किसी घटना की वजह से दुखी भी हो जाता है। तो इसका ये पता चलता है कि ये भाव और विचार, क्योंकि मेरा भाव निरंतर नहीं है, परिवर्तनशील है, तो फिर विचार भी भाव परिवर्तनशील है, इसीलिए भाव परिवर्तनशील होता है और विचार में भी वही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमको ये समझना है कि ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, तो इसीलिए हम जीवन चैतन्य परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं। जी हाँ जी, पीछे माइक। स्वरूप हूँ, तो मैं परमाणु को समझ रहा हूँ, इसका मतलब है मैं खुद को समझ रहा हूँ। मैं खुद को ही समझ परमाणु को समझना है। माइक बढ़िया। हेलो, मैं जीवन हूँ। जीवन परमाणु का रूट है जड़ परमाणु। जड़ परमाणु से विकास होकर जीवन परमाणु बना है और जड़ परमाणु नियम, नियंत्रण और संतुलन में है और मुझे उसी संतुलन में आना है, वो जागृति में और आगे जाना है। उसी का नाम न्याय धर्म सत्य है। थैंक यू। दो ही वास्तविकता है, एक खालिस्तान है और एक इकाइया है, और वो दोनों सहअस्तित्व में, और हर एक इकाई, दोनों इकाई गठनशील परमाणु और जीवन परमाणु, ये सब पूरा सृष्टि का निर्माण जो है वो परमाणु से, उसकी मूल इकाई परमाणु है। तो जब तक कि हम लोग परमाणु को नहीं समझ जाएंगे तो बाकी सब चीज़ें में बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो अगर परमाणु को समझे तो हर एक चीज़ को, जरा जरा को हम पहचान पाएंगे। इसके लिए परमाणु का अध्ययन जरूरी है। पीछे माइक। मेरा नाम प्रवीण सिंह भाटी है, मैं अरवली से हूँ। परमाणु जीवन है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कुंडलिनी समझा दी। बस इतना ही कहूँगा। इसमें मेरी महिमा कम है, आपकी ज़्यादा है। बोलो। जो सुबह मेरा कंफ्यूजन था कि ये कर क्यों रहे हैं, वो थोड़ा क्लियर हुआ। ये ऐसा है क्या कि होल को समझने के लिए पार्ट को समझना ज़रूरी है, तो ये पार्ट है उस होल को समझने के लिए, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये वही पार्ट है जो होल को समझता है। अस्तित्व को समझने वाली तो चीज़ मैं हूँ। हाँ। और मेरी क्लैरिटी नहीं बनती है, इसके समझने की प्रक्रिया समझ में नहीं आती है, तो फाइनली इसको हैंडल तो मैं ही कर रहा हूँ ना। तो मुझको पता चले कि ये होल में मैं हूँ और मुझ में समझने की क्षमता है और ये समझने की प्रक्रिया है, ये समझने की वस्तु है, काम हो जाएगा।
हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली कि जड़ परमाणु में अंदर जो पार्टिकल्स है और बाहर के जो पार्टिकल्स है, जिसे हम न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐसा बोलते हैं, तो उसमें वो है, तो इसमें ये आत्मा, वृत्ति, चित्त ये है, तो वो पार्टिकल वो तो सेम नहीं है, स्थूल में थे वो ही है, वही है। वही पार्टिकल। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। तो साइंस में जब हम एटम को पढ़ रहे हैं तो हम जो परिवेश में घूम रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। दर्शन में ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी अंदर हैं या बाहर हैं सभी एक ही प्रकार के अंश हैं। भूमिकाओं के अनुसार हमने उनको अलग अलग चार्ज और अलग अलग भाषा देने की कोशिश की है। यहाँ अभी थोड़ा सिंपल करके चल रहे हैं, ठीक है। सिंपल मतलब दर्शन तो ऐसे ही कह रहा है, तो उसको थोड़ा अलग रख के चल रहे हैं, लेकिन ताकि हमारे पता चल जाए भी उसी को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को ही अंश बोल रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। तो अंश समझ में आ गया, अंश। तो जीवन परमाणु में जो अंश हैं और जो जड़ परमाणु में अंश हैं ये सब एक ही जैसे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है ना। जिस प्रकार अंश बदलने से एक परमाणु दूसरे परमाणु के स्वरूप में हो जाता है, उसका गुण बदल जाता है, उसी प्रकार एक भिन्न विन्यास में, एक भिन्न अरेंजमेंट में आने से एक जड़ परमाणु चैतन्य हो जाता है। कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे। बढ़िया, अब बताइए, हो गया? हाँ, आप। वो आपने बताया कि वो केंद्र में धुनन गति कर रहे हैं, हाँ, और बाहर कंपन गति कर रहे हैं, तो ये सब ये परमाणु सब गति कर रहे हैं कंटिन्यू, ऐसा आपने बताया। तो हम जो देख रहे हैं उसमें स्थिर तो कुछ है ही नहीं, सब गति ही कर रहे हैं, ऐसे। इसलिए तो आप गरबा करते हैं। गति भी कर रहे हैं और गति के साथ स्थिति भी बनी हुई है। इसलिए सृष्टि की सभी इकाइयां, है ना, स्थिति गति का नित्य वर्तमान है। स्थिति गति अविभाज्य है। मेरा एक मानव के रूप में होना और मेरा एक बेटे के रूप में होना, ये अविभाज्य है ना। तो ये मानव के रूप में होना और कोई भूमिका, इकाई स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदार। कोई भी एक इकाई ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी व्यवस्था में कोई भागीदारी नहीं है पूरी सृष्टि में। तो इसका मतलब है कि किसी इकाई का व्यवस्था में भागीदारी है, इसका प्रमाण है कि वो स्वयं में व्यवस्थित है। भागीदारी से ही पता चला कि वो स्वयं में व्यवस्थित है। भागीदारी नहीं है तो पता नहीं चला कि स्वयं में क्या है। तो ऐसा समझे कि हमें ये गति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो दिव्य आत्मा को तो वो गति दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अनुभव संपन्न मानव परमाणु की गतियों का दृष्टा है। अनुभव संपन्न मानव जड़ परमाणु और चैतन्य परमाणु, जो भी कुछ सारी परमाणुविक लेवल पे भी सारी गतियों का दृष्टा है ना। इसको लॉजिकली कैसे बोलें कि जीवन जड़ परमाणु की, जिसको कि जड़ परमाणु को अभी तक हम किसी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली नहीं देख पाए, उसको जीवन डायरेक्टली अनुभव की आंख से देखता है, अनुभव से देखता है, क्योंकि जीवन स्वयं में परमाणु है। परमाणु है तो परमाणु, और जीवन वो परमाणु है जिसमें देखने की सामर्थ्य है, इसलिए वो देख सकता है। तो जीवन वो चीज है जो अस्तित्व में संपूर्ण को, इसलिए मानव सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कौन है? मानव सर्वज्ञ है, वो संपूर्ण को समझ सकता है। मानव ही दृष्टा है, संपूर्ण को समझा है, इसी को दृष्टा पद कहा है ना। मानव ही दृष्टा है, करता है, भोगता है। तो पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया तो खुद को समझ लिया, खुद को समझ लिया तो दोनों एक ही। सवाल मेरा हो तो शरीर के धरातल पर मानव बोला जाएगा कि जीवन के धरातल पर मानव बोला जाएगा? कि संयुक्त रूप? संयुक्त रूप, ओके, है ना। शरीर के बिना भी मानव नहीं है और जीवन के बिना वो लाश है। तो जीवन, मानव जो है, जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है,
और इसका साथ साथ होने का जीवन एक शरीर को चलाता है, उस चलाने का पर्पस ही है कि वो अपने स्वरूप को पा जाए। मेरा सवाल ये है कि जो दृष्टा करने वाला है वो जीवन है। हाँ, दृष्टा पद शरीर में नहीं है। भ्रमित मानव में भी वो मानता है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन उसके मानने से तो सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मूल में जीवन ही देखता है, मन से ही देखता है। भ्रमित मानव मन से देखता है, जागृत मानव आत्मा से देखता है, बुद्धि से देखता है। गोरिल्ला चिंपांजी, हाँ, या फिर उंदर, उसके पर ज़्यादातर बहुत वो एक्सपेरिमेंट इसीलिए होते हैं कि उसके RNA DNA हमारी बहुत नज़दीक है, ऐसा बोलते हैं। तो उसका ये जो परमाणु होगा तो ये इससे बहुत नज़दीक का होगा। हाँ, हम सारे एक्सपेरिमेंट या तो शरीर पे करते हैं या बिहेवियर पे करते हैं। अब बिहेवियर भी करेंगे तो पशु का बिहेवियर तो पशु के साथ ही होगा, अभी मानव का बिहेवियर भी है ना। जैसे यूनिवर्सिटी ने शोध किया क्रोध पे, तो यूनिवर्सिटी ने 1000 लोगों का अध्ययन किया, अध्ययन करके पाया कि सभी को गुस्सा आता है, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गुस्सा एक स्वाभाविक घटना है। ऐसा शोध यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक खटारा बस का सर्वे किया, राज्य परिवहन निगम की बस, जिसमें हॉर्न छोड़ के बाकी सब बजता था। लास्ट में उसने कहा बस वो होती है जिसमें हॉर्न छोड़ के सब बजता है। अरे बस का अध्ययन करना था तो ब्रांड न्यू बस को देखते। आदमी का अध्ययन करना है तो एक जागृत मानव के सापेक्ष में भ्रमित मानव का अध्ययन हो सकता है ना। जागृत मानव का कोई मॉडल हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने तमाम तरह की बातें की, निकलता कुछ नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, अपना परिवार बच नहीं रहा है। कैसे कौन मानेगा? कहाँ हमारे बच्चे मानने वाले हैं? तुमको किसी आत्मा परमात्मा का पता है? हाँ बेटा, आपने बोला कि जो अनुभव संपन्न आदमी है तो उसको ये अणु परमाणु दिखते हैं, तो बाबा जी को कैसे दिखे? वो तो पहले नहीं थे। हुए तब तो ये दिखा। तो अगर ये नहीं समझे तो वो हुए कैसे? नहीं, होने के बाद बताया ना बेटा। वो नहीं, वो तो बताया। तो अनुभव होने के बाद हाँ, उनको जब अनुभव हो गया कि ऐसा है तो उन्होंने बताया। पहले अनुभव पहले कहाँ था? पहले अनुभव नहीं था, कोई समय अनुभव नहीं था। आपने बोला कि जो अनुभव संपन्न आदमी होता है उसको ये दिखता है। हाँ, तो नागराज जी अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं। हाँ, वो हैं, बट वो जब नहीं थे तब उनको नहीं दिखता था। तो नहीं दिखता था। तो अगर उनको यही नहीं मालूम था तो अनुभव संपन्न कैसे हो गए? ये मालूम वो तो करने के अनुभव लिए, संपन्न होने के बाद ऐसा मालूम ये मालूम करने के लिए अनुभव संपन्न हुए। नहीं समझा। कल मेरा भी यही प्रश्न था कि हम परमाणु इसको क्यों समझ रहे हैं, ये टॉपिक को इतना डिटेल में, इन सब चीज़ों को, इसका क्या बेनिफिशियल हम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा आज कनेक्ट हो रहा है, जैसे आपने बताया भाव, ये मैं क्या हूँ, जो देखो सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि हम अपने अनिश्चित आचरण और दूसरों के अनिश्चित आचरण से परेशान है। हम अपने में जूझ रहे हैं, अपनों से जूझ रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आ जाए कि भाई ये विचार और ये सारा कुछ जो तिकड़म चल रहा है कहीं तो चल रहा होगा ना। तो शरीर में कोई भी फंक्शन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई अंग है। यदि मुझ में रात और दिन ये विचार रुकता ही नहीं है, मेरा कोई ना कोई भाव कम ज़्यादा जैसा भी यह होता ही रहता है, तो ये भाव और विचार कोई तो अंग में हो रहा होगा, कोई तो चीज़ होगी। यदि उस चीज़ का ही पता नहीं है तो मैं इसको हैंडल कैसे करूं? यदि उसकी प्रक्रिया का ही पता नहीं है तो मैं उसको हैंडल कैसे करूंगा? इसलिए हम कहते रहे आत्मा है, कहाँ रहती है, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कहाँ जाएगा, मटेरियल क्या है। यदि मेरे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं उसको हैंडल कैसे करूंगा? तो फाइनली ये जो भी कुछ भाव और विचार, सुख दुख और सारी चाहनाएं, जो कुछ भी ये पुलिंदा है, ये परंपरा में लगभग सभी धर्मों में ये समानता है कि शरीर को चलाने वाली कोई रियलिटी शरीर से अलग है और वो मरता नहीं है। यहाँ सभी धर्म लगभग एक जैसे। लेकिन ये जो अलग जो चीज़ है ये कहाँ से आया, मटेरियल क्या है, क्यों आया, है ना, शरीर में कहाँ रहता है, शरीर को कैसे चलाता है, मैं इसको कैसे पहचानूं, इस पे हम कोई बात नहीं कर पाए। तो हम कहते आस्थाओं के चले। कम से कम ये भी बड़ी बात है कि हजारों साल पहले किसी ने पहचाना कि हम केवल शरीर नहीं है, इंद्रियों में जीना नहीं है, है ना।
कोई सेवा, त्याग, तपस्या, पुण्य, साधना, समाधि, कम से कम है ना प्रकृति की पूजा, इतने ऊंचे आदर्श हमारे सामने रखे गए और हजारों साल हम उन आदर्शों पे चले आए। लेकिन फाइनली ऐसा करने के बावजूद भी एक परिवार, किसी भी परिवार में एक संबंध पूरी जिंदगी के लिए गिला शिकवा शिकायत से मुक्त है, ऐसा पूरे विश्व में मिलना मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलो हम कुछ गलतियों से बच गए, लेकिन जो स्वयं में जीने की चाहना है, अपने में जिस तृप्ति की हमको तलाश है, परिवार के जिस स्वरूप को हम देखना चाहते हैं, समाज और व्यवस्था को जैसा देखना चाहते हैं, दिनों दिन वो सब तो हमसे दूर है। तो फाइनली मानव का अध्ययन जब तक नहीं होगा, है ना, मानव में मूलतः जीवन का अध्ययन और मूलतः पूरे अस्तित्व में व्यवस्था का स्वरूप जब तक नहीं आएगा, तब तक हमारे पास जीने की जगह नहीं है। एक परिवार का स्वरूप हमारे पास नहीं है। हमारे पास दो ही मॉडल हैं, या तो जम के कमाओ या सब कुछ त्याग के कोई साधना करो। तो दोनों में ही परिवार का स्वरूप नहीं बनता है। जैसे आप अभी समझा रहे हो, ये जीवन परमाणु के बारे में आपने सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी है कि इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, इस तरह से ऑटोमेटिक ऑटोनॉमस वे में फंक्शन कर रहा है, ये स्पिन करता है, रोटेट करता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इसको मेमोरी लेवल पे ही जान पा रहे हैं, अनुभव तो हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, तो कोई भी चीज़ सबसे पहले मेमोरी में ही आएगी। हाँ, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें मन में इतने सारे 32 जो आपने बताया अंश हैं और इस तरह से रोटेट करता है, ये चीज़ें मुझे अभी इनको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। इसको हम आगे उपयोग करने वाले हैं अपने आप को कंट्रोल कर, मतलब इवॉल्व करने के लिए इन चीज़ों को मतलब जानना, याद रखना ज़रूरी है हमें। देखिए, याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको महत्वपूर्ण लगती है वो याद रह ही जाती है। तो एक चीज़ है कि कल्पनाशीलता का पेट भरना। हमारे पास एक कल्पनाशीलता नाम की चीज़ है, विचार नाम की चीज़ है, जो हर बार में पूछ रहा है ये क्या है, वो क्या है, कैसा होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है। तो एक लेवल के बाद कम से कम पहला लेवल है कि कोई चीज़ का मेरे लिए लॉजिकल जस्टिफिकेशन हो जाए और वो लॉजिकल कंसिस्टेंसी उसमें मुझको दिख जाती है। तो मेरा उस बात को मानने के लिए पहले किसी व्यक्ति को स्वीकार के उसकी बात को मान रहे थे, अब अस्तित्व नियम पूर्ण है। नियम को जांचने का, नियम का मतलब ही है कि उसमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी रहेगा ही, प्लस वो मेरी अपेक्षाओं को पूरा करता हुआ दिखाई देता है। तो कोई कंटेंट, किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, उसके बारे में कम से कम जो कुछ भी कहा जा रहा है वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है। मैं उसका कितना भी विश्लेषण करता हूँ, उसमें कोई गैप मुझको दिखता नहीं है। साथ में मैं जितना विश्लेषण करता हूँ वो मेरी न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की जो अपेक्षाएं हैं, स्वयं में जो जिस तृप्ति की मुझको तलाश है, परिवार और समाज में जैसा जीने की मेरी अपेक्षाएं हैं, वो उनको पूरा करता हुआ दिखाई देता है। तो वो मेरे लिए अध्ययन की वस्तु बन जाता है। वो मेरे को, मैं इसको और समझूं, ऐसा हम आगे चल देते हैं। इसका मतलब ये तो एक बात तो पक्की है, यदि मानव है तो उसका कोई एक स्वरूप है ही है, उसमें विचार, इच्छा होती है, सुख दुख होना होता है, वो कहीं तो होता होगा। उस जो जहाँ वो होता है उसका स्वरूप ऐसा है, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो हम पहली बार इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको एक बार अपने में देखते जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम तुरंत जांच के कह सकते हैं, जैसे जब मैंने कल परमाणु की बात किया तो आपको लग रहा है इसको क्यों बता रहे हैं। आज जब मैंने सारी बात किया तो आज ये थोड़ा कनेक्ट हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे, इसलिए मैं फिर से बोल दूं, शिविरों की भूमिका केवल इतनी है कि आप आदरणीय नागराज जी के द्वारा लिखी गई 12 पुस्तकों को समझने के लिए कॉन्फिडेंस पा जाएं और जो शब्दावली है उससे परिचित हो पाएं और उस क्रम में हम आगे बढ़ पाएं। अनुभव मूलक अभिव्यक्ति का कोई विकल्प नहीं है ना। हम लोग अभी इस बात की घोषणा नहीं कर रहे हैं कि हम पूरे हो गए हैं, अनुभव संपन्न हो गए हैं। हाँ, हम इसके विद्यार्थी हैं, आप भी इसके विद्यार्थी हैं, हम थोड़े सीनियर विद्यार्थी हैं, इसके लिए आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। तो इस रूप में हम साथ साथ मिलकर अध्ययन कर सकते हैं और साथ साथ मिलकर हमने बहुत कुछ होते हुए देख लिया अपनी खुद की ज़िंदगी में, अपने खुद के परिवार में, समाज और सरकारों के लेवल पे, छोटे से लेके बड़े प्रयोग तक लगभग प्रयोग के रूप में कंप्लीट कर दिया। प्रयोग के रूप में और कुछ नहीं बचा। सरकार होती है, समाज होता है, यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होता है, कंपनी होती है, सभी जगह हमने प्रयोग करके देख लिए। बढ़िया, हम अभी पूरे नहीं हैं तो इतने बढ़िया रिजल्ट आ रहे, और हम बेहतर हो जाएंगे तो और बढ़िया रिजल्ट ही आने वाले हैं। तो दर्शन के लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे, प्रैक्टिसेबल लेवल पे हमने खूब, हम और हमारे सभी मित्रों ने
जितना भी काम किया उस सब को मिला के देखेंगे तो एक उस जगह में पहुंच गए। इस पूरी प्रक्रिया में कोई व्यापार नहीं है, इस पूरी प्रक्रिया में कोई हायरार्की नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, पूरे अस्तित्व को देखोगे तो ऐसा ही है। तो जैसे जैसे आप अंदर घुसेंगे और आप उस मानसिकता से घुसेंगे कि मुझको मेरी पूर्णता की तलाश है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। इस सेंस में अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे को शिकायत रहती है कि हमने जितना मेहनत किया उतना बड़ा फल नहीं मिला। अधिकांश लोगों को ये शिकायत होती है। यहाँ आपका रिवर्स ही हमेशा रहने वाला है। जितनी आपने मेहनत की है रिजल्ट उससे ज़्यादा है, हमेशा आपको यही महसूस होगा। केवल घंटे में कैलकुलेट करना। साल में एक शिविर करते हैं और फिर बोलोगे रिजल्ट नहीं आता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप दूसरों को बताओगे मैं 10 साल से जुड़ा हूँ, आप ना ही बताओ तो ठीक है। दूसरा देखेगा 10 साल में आपका हाल ऐसा है तो मैं नहीं करूँ, वही ठीक है ना। तो लेकिन जितने घंटे आपसे आपने लगाए रिजल्ट हमेशा उससे ज़्यादा मिलेगा। ये प्रकृति के हम सही चल रहे हैं, ये इसका प्रमाण है। क्योंकि जब हम चल रहे हैं तो प्रकृति का सहयोग भी, जब हम प्रकृति से विपरीत चलेंगे तो जितनी मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट हमेशा कम ही रहेगा। जब हम प्रकृति के बहाव के साथ चल रहे हैं तो हमारे बहाव के साथ साथ प्रकृति का सहयोग भी उसमें शामिल है, इसलिए रिजल्ट ज़्यादा ही रहेगा, नेचुरल है। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉस चेक आपको मिल जाएंगे। तो कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। कभी अपनी बीवी को देख के आपको ऐसा लगा कहीं देखी देखी लग रही हो? बच्चे को देख के लगा हो? तो जिनके साथ हम जीते हैं उनकी कोई भी डिटेल हम याद नहीं करते और उनकी सब डिटेल हमको याद रहती है। जीने की महिमा है, स्वीकारने की महिमा है। ठीक बात। व्यक्ति को जब वो पूर्णता को प्राप्त होता है तो ये सब उनको दिखता है, तो अगर उसका पहले भी बहुत सारा दिख जाता है। हाँ। 0 और 1 नहीं है, दिखता है। जैसे अभी भी आपको भी दिख ही रहा है, कम से कम ये लग रहा है कि ये ठीक लग रहा है, ये भी दिखना है, ये एकदम ठीक है, ये भी ठीक है, ये मेरा आर पार ही हो गया मतलब। और तो भाषा उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, तो अभी जब फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनको ये अणु परमाणु वगैरह सब दिखते हैं। हाँ। तो ये मतलब हमने आगे बात की कि इसमें ज़ूलॉजी आ गई, एस्ट्रोनॉमी आ गया, सब आ गया, सब साइंसेस आ गई। तो अगर किसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो अभी उनको जब दिखेगा तो उनको तो ये मालूम नहीं है ना कि ये अणु परमाणु है। अच्छी बात ये है कि जो साइंस पढ़ के आया था उसने भी पेट से आने के बाद ही पढ़ा है। ठीक है, कुछ लोगों ने पेट से आने से जल्दी पढ़ लिया, कुछ लोग थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, इतना ही तो। हाँ, अंदर से ही पढ़ के आया होता और कुछ लोग नहीं पढ़ के आए होते अंदर से, तब समस्या ज़्यादा होती। तो जो भी लोग हैं सब ने बाहर आके ही कुछ पढ़ा। किसने थोड़ा छोटी क्लास में पढ़ लिया, किसने थोड़ा आगे जाके पढ़ लिया, तो सभी पढ़ सकते हैं, कोई खास बात नहीं। बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब उसको दिखता है किसी को भी तो उसको तो ये अणु परमाणु के एक चित्र के रूप में दिखा होगा। किसको? जिसको भी अभी सपोज मैं एनलाइटनमेंट हो रही हूँ तो मुझे तो ये अणु परमाणु के ये चित्र के रूप में दिखेगा ना, मुझे मालूम नहीं है अणु परमाणु चित्र क्या तो होता मैं है। बनाता हूँ। जिसकी आंख नहीं है उसका चित्र बनता है कि नहीं बनता है? जिसकी आंख नहीं है, मैं ऐसे लोगों से मिला, वो बोल देता है आपका वजन 60 किलो है, आपकी हाइट इतनी है, आपका कलर ऐसा है। आंख नहीं है उसके पास। कितने एंगल से आदमी देखता है। अभी चूंकि हमको इंद्रियों से ही देखने की आदत है और हमारे जो इंद्रियां हैं उन्हीं के साथ हमारी कंडीशनिंग है, तो इसका मतलब है छूने से भी चित्रण बनता है, चखने से भी चित्रण बनता है। तो चित्रण कई तरह से बनता है। फाइनली समझने सूत्र है, समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। फाइनली जिसको नियम समझ में आया होता है, जैसे प्रकृति का कोई नियम है, वो कौन साइंटिस्ट था जो बाथरूम में से नंगा निकल गया था? वो आर्किमिडीज है ना। अब आर्किमिडीज को जो समझ में आया उसमें कोई चित्र थोड़ी था, उसको कोई नियम समझ में आ गया कि ये नियम इस वजह से ऐसे हो रहा है। कोई आदमी के साथ आपका रिलेशन में गड़बड़ी हो गया,
और किसी बात से आपको पता चला कि नहीं नहीं रिलेशन में गड़बड़ी नहीं है, उस समय उसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी इसलिए उसने ऐसा किया, तो तुरंत सोचने से ठीक हो गया। अब इसमें कौन सा चित्र बना? तो बेसिकली मेरी जो मान्यता है, तो अभी हमारा जो कंडीशनिंग है, चूंकि शरीर सापेक्ष कंडीशनिंग वो चित्र वाली कंडीशनिंग है। जीवन के लिए चित्र का, जैसे मैंने स्वाद लिया, अब स्वाद लिया तो ये मेरे को पता चलता है। जब चित्रण का मतलब इसका स्वाद का क्या चित्रण बनेगा? कोई फोटो बनेगी 6:4 की? एक एहसास है। तो सारी इंफॉर्मेशन जीवन उसको प्रोसेस करेगा उसकी आवश्यकता के अनुसार, फिर उसका चित्र जैसा बनना होगा बन जाएगा। कुल मिला के निशंक उसको क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ये ऐसा ही है। नहीं, अभी सपोज मुझे जब अगर कोई ऐसा अनुभूति होती है तो मुझे ये ऐसे परमाणु दिखा, मान लो दिख गया, हाँ दिख गया, तो उसमें अभी मेरा अगर कुछ मुझे कोई भाषा नहीं आती, मैं आदिवासी हूँ, तो मैं उसको नाम अणु परमाणु वो सब कैसे देती हूँ? परंपरा में ये सब नाम प्रचलित ही रहते हैं। जो व्यक्ति पैदा हुआ वो परंपरा में भी समझता ही है। तो परंपरा में जो नाम रहते हैं, बात करते करते हम उसका नामकरण कर देते हैं। हमारे घर में बिटिया है 2.25 साल की, उसको शहतूत होता है ना, शहतूत क्या बोलते हैं? मलबरी। तो हमारे खेत में शहतूत का पेड़ है। अब उसको कुछ भी देने से वो जब तक आश्वस्त नहीं हो जाती तब तक लेती ही नहीं। तो जब तक 2-4 को खाता हुआ देखेगी, खुश होता हुआ देखेगी, तो उसको स्वीकार हो जाता है खाने लायक चीज़। तो जैसे ही उसने खाया उसका स्वाद खट मीठा रहता है, तो उसने नाम रख दिया अपने आप से खट्टा। वो भाषा पूरी नहीं बोलती है। अब उसको मम्मी जब कोई चीज़ खिलाती है तो उसको बार बार बोलती होगी भूख है खा लो, वो बोलेगी बस हो गया, भूख नहीं है, तो भूख शब्द उसको आ गया है। अब जब उसने पहला एक दाना खा लिया, उसको खांसी थी तो मेरे को और नहीं देना था। अब उसका हालत देखो, दादू खट्टा नहीं, किट्टू उसको घर में बोलते हैं, किट्टू खट्टा भूख। उसको पता है भूख बोलने से देते हैं। उसके पास 4 शब्द आ गए हैं, दादू, किट्टू, खट्टा, भूख। हो गया नामकरण। वो हर चीज का नामकरण अपने हिसाब से कर लेती है। उसके आसपास का कोई शब्द है उसके हिसाब से कर लेती है। कुछ नामकरण उसको हम करवाते हैं। हमारे ही नामकरण में से कोई नामकरण वो अपने आप भी कर लेती है। तो छोटा बच्चा 2.25 साल का नामकरण कर रहा है। इसका मतलब जो इतना ज्ञानी होगा, जिसने शास्त्रों से भी, आदरणीय नागराज जी पूरे वेद परंपरा से गुजरे, वेदांत से गुजरे। आदरणीय नागराज जी अमरकंटक आने के पहले वेद में मंत्र लिखने की हैसियत से संपन्न व्यक्ति थे। साउथ की जो भी परंपराएं होंगी उनके हिसाब से जो उपाधियां होती होंगी, तो जो व्यक्ति वेद में मंत्र, वेद की पूरा व्याख्या तो एक बात है, लेकिन मंत्र लिखने के अधिकार से संपन्न होगा, उसका शब्द ज्ञान, उसका वो ज्ञान भी अपने आप में रहा ही होगा। तो इसमें क्या दिक्कत, खास बात नहीं। आदरणीय नागराज जी एक बात बोलते थे, जैसे पाणिनि व्याकरण में हम कहते हैं कि ग्रामर से भाषा पे अधिकार आता है, तो उन्होंने कहा कि वास्तविकता समझ में आती है तो भाषा पे अधिकार आता है। तो ग्रामर तो हम सबको आ गई, हमको भाषा, बार बार हमको यही कहना पड़ता है कि नहीं नहीं मेरा तो भाव ऐसा नहीं था, तुम तो मेरे को समझते हो। तो भाषा आने से भाव पे अधिकार आया कि वास्तविकता समझ में आने से भाव पे अधिकार आया। और जब वास्तविकता समझ में आती है, शब्द बोलते हैं, चल के आता है कि मेरे को यूज कर लो, ऐसा वो बोलते थे। शब्द चल चल के आता है, अपनी भाषा में वैसा बोलते थे। तो वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जिसने अस्तित्व, जिसके सामने अस्तित्व उद्घाटित हो गया हो। अस्तित्व में 2 ही क्रिया है, शब्द क्रिया, रूप क्रिया। शब्द क्रिया, रूप क्रिया का मतलब है हर इकाई रूप, उसके आगे जाएंगे तो उसका विस्तार। तो हर इकाई का होना किसी महिमा के साथ है, पर्पस के साथ। उसको समझने के लिए हम शब्द क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो शब्द क्रिया तो मैन मेड है, शब्द मानव का बनाया हुआ है, लेकिन रूप तो अस्तित्व में है। यदि अस्तित्व ही उद्घाटित हो गया है तो शब्द बनाने की तो मानव फैक्ट्री है, कितना भी शब्द बना ले।
ये नाम नहीं रखेगा, कुछ और नाम रख देगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये हमारे पैरेलल्स में हम इसको अणु परमाणु बोलते हैं, कोई और अगर अरे महाराष्ट्र में आता हूँ तो परमाणु को अणु बोलते हैं, नहीं वही मैं बोल और रही हूँ। समाधान को गुजरात में जाता हूँ तो समझौता बोलते हैं। तो धीरे धीरे समझ में आ गया। मैं पूरे शिविर समाधान बोलता रहा, वो बोलते रहे अच्छा ठीक है समझौता हो गया। मेरे को 3 शिविर करने के बाद किसी ने बताया कि सोम भाई यहाँ समाधान को समझण बोलते हैं, तो आप बार बार समझण भी बोलो। अकेला समाधान बोलोगे तो गाड़ी कहीं और जा रही है। इतने साल शिविर करके समझ में आया कि जो कुछ हम बोल रहे हैं ये संवेदनशीलता में जा रहा है। हम बोल रहे हैं संज्ञानशीलता, जा रहा है संवेदनशीलता में। ये कर कर के बहुत सारी बातें तो हम ही देख रहे हैं कि हमारे साथ हो रही हैं। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे ठीक कर लेते हैं और प्रिसाइज हो जा। अब राकेश भाई इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर रहे हैं एक टीम के साथ मिलके। अब जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना है तो जो दर्शन के शब्द हैं उसका वही मीनिंग साउंड हो सके, उसके लिए 2-4 शब्द आसपास दिखाई देते हैं, चर्चा करके किसी एक शब्द को फिक्स करते हैं। ऐसा कर जी भैया, मुझे लगता है दीदी का कहना ये था कि जो साइंस हो के गया, बैकग्राउंड है, नहीं मतलब साइंस की बैकग्राउंड है उनको जल्दी समझेगा, लेकिन ये 10 बार सुनेंगी तो वो सब वर्ड भी याद हो जाएंगे। सब एक ही बात समझ में आई। मैंने 25 साल में बहुत सारे लोगों को आते जाते देख लिया। जिसको समझने की इच्छा है वो समझेगा। पढ़ा लिखा है तो, अनपढ़ है तो, 1000 करोड़ है तो, आदिवासी है तो, इसे कोई भी चीज़ मैटर नहीं कर रही है। केवल एक ही चीज़ मैटर कर रही है, आपकी समझने की तीव्रता, आपकी समझने की इच्छा। इसमें बाकी कुछ भी काम नहीं आ रहा है। जी हाँ बेटा। क्वेश्चन था 32 अंश जो मन में है, 18 वृत्ति में है, तो वो 32 ही क्यों है और उसका यूज़ क्या है? 32 इसलिए है कि नागराज जी ने बताया। ठीक है, मेरे को लगता है कि अब थोड़ी और कम से कम अभी की ये स्थिति हमारी आ गई कि हमारी परमाणु के बारे बात करने की प्रासंगिकता सेट हो गई, आवश्यकता सेट हो गई। काम की बात अभी इतनी है। अब धीरे धीरे इसके विस्तार में जाएंगे और आप लोगों को भी ये लगेगा कि हर चीज़ के बारे में जो डिटेल में जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ अब फिर हमको पूरे दर्शन को अध्ययन करना है, तो आपकी वो आवश्यकता बनना शुरू हो गई। वो काम की बात। शिविरों से काम नहीं चलेगा, परिचय शिविर से और अध्ययन बिंदु करने से भी काम नहीं चलेगा, है ना। विधिवत हमको सारी पुस्तकों में जाके फाइन डिटेल में जब देखेंगे तब धीरे धीरे चीज़ें सेट होती। हो गया? हाँ। बड़ा कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पर बताया गया है मन एक है, मन एक ही है। हाँ ठीक है। और मैंने आगे बहुत सारी पुस्तकें जो बड़ी है या जो भी कोई सेमिनार किए हैं तो उसमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का उल्लेख किया है, वो 2 है। तो उसको किस तरह से समझे? ठीक है, क्वेश्चन बनाए रखिए। देखो एक काम करते जाइए कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, समय के साथ साथ खुलेगा तो अपन बात कर पाएंगे। तो अभी हम कॉन्टेक्स्ट के साथ चलते हैं। हाँ माइक। देखिए खूबसूरती ये है राजेश भाई सभी के लिए कि ये दर्शन लगभग साल भर कोई सिंसियरली मेहनत करे, मैक्सिमम साल से 2 साल, तो आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन तो नहीं बचता है। कितनी बड़ी बात। ये अद्भुत बात है भाई कि आदमी का लगभग हम क्वेश्चन लगभग, हाँ फिर मेरी अनुभूति की स्थिति क्या है और आचरण की स्थिति क्या है, उपयोगिता की स्थिति क्या है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रश्न तो आपके पास नहीं बचेगा। लगभग ये स्थिति आ जाएगी जीने के अर्थ में। तो जैसे इन्होंने पूछा कि वो 32 ही क्यों है, 18 ही क्यों है, तो मेरा और एक सवाल है कि जैसे आत्मा है सेंटर में, सबसे नीचे मन है, जो कोई इंसान समझ ले मन के ऊपर चला जाता है, वृत्ति तक उसका ठहराव आता है या चित्त तक आता है, तो फिर वो मन के लेवल के जो परमाणु हैं वो कहाँ जाते हैं? क्या आत्मा तभी भी उसको होल्ड करता है या वो छूट जाते हैं? गंभीर सवाल करने लगी अब आप। चलो तो आगे चलते हैं। तो चलो ऐसा करेंगे, अब हम जीवन से शुरू होकर जड़ परमाणु की ओर आएंगे, है ना। पहले हम कोशिश कर रहे थे कि जड़ से शुरू होकर जीवन की ओर चले जाएं, तो क्योंकि हम स्वयं जीवन हैं तो बहुत सारी चीज़ों को स्वयं में जांचना हमारे लिए आसान हो जाता है। जड़ परमाणु हमसे भिन्न चीज़ है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को जांचने में मुश्किल आती। तो
जीवन की बात करें तो ये ध्यान में आ गया कि जीवन परमाणुविक स्वरूप में है। परमाणुविक स्वरूप का मतलब आकार कितना होगा? बहुत सूक्ष्म आकार, आंख से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो जीवन का आकार होता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं होता है, इस तरह की भाषा भी बोलते हैं। तो जीवन का भी निश्चित आकार है। आकार है तो आयतन होता ही है, इकाई है तो मास होता ही है। तो ये सारी चीज़ें, और बेसिकली वो क्रिया के रूप में कहें तो उसको हम जीवन क्रिया बोल देते हैं। तो जीवन एक चैतन्य परमाणु, अब वो मानव के शरीर को कैसे चलाता है? तो जीवन में मिनिमम, मैं पहले एक कैनवस क्रिएट करता हूँ और फिर इसको हम एक्सटेंड करेंगे। देखो अब ये ध्यान में आ गया कि जब पूरे अस्तित्व को देखेंगे तो ये समझ में आया कि पूरा अस्तित्व मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में है। पूरा अस्तित्व कैसा है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में है, और ये इकाइयां लगभग 4 अवस्थाओं के स्वरूप में है। और अस्तित्व का प्रयोजन है कि वो अस्तित्व पूर्णता को व्यक्त करता है। अस्तित्व में हर इकाई पूर्णता को प्रमाणित करती है। अस्तित्व में हर इकाई पूर्णता को आचरण की निश्चितता के रूप में प्रमाणित करती है। पूर्णता, अखंडता, सार्वभौमता के रूप में प्रमाणित होता है। उसी को 2-3 शब्दों में कहा है, पूर्ण, पूर्णता, संपूर्णता। ये व्यापक वस्तु अपने आप में पूर्ण है। इसमें ऊर्जित ये प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है। 4 अवस्थाओं को पूर्ण, पूर्णता। मानव अपनी पूर्णता को पाता है तो वो प्रकृति में संपूर्णता को प्रमाणित करता है। मानव की पूर्णता की अभिव्यक्ति प्रकृति में 4 अवस्थाओं के संतुलन के रूप में व्यक्त होती है। ये मानव का मैक्सिमम एक्सप्रेशन है। तो व्यापक वस्तु अपने आप में पूर्ण है। जीवन में पूर्णता आना है। जीवन में पूर्णता 4 अवस्थाओं में संपूर्णता के रूप में व्यक्त हो जाता है। यही जीवन रूपी इकाई का मानव के स्वरूप में स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। अब जब मैं भाषा बोलता हूं आप साथ साथ चलते हो कि छूट जाते हो? हाँ, ये भाषा ऐसी है, इसको सुन के रिपीट भी नहीं कर सकते। कई बार तो बाबा जी के साथ में यही चैलेंज आता था हमको, यार मैं हिंदी समझता हूँ, एक तो ये कैसी हिंदी बोलते हैं यही पकड़ में नहीं आता है, और हॉल के बाहर निकल के सब गायब हो जाता है। फिर बाद में समझ में आया ये समाधि संयम का माल है, ये एब्स्ट्रैक्ट की बात है। ये ज्ञान जिसको निर्वचनीय अव्यक्त बोल रहे थे वो व्यक्त हुआ है। तो कोई बड़ी महिमा की बात है ना। केवल हम टीवी और फ्रिज की बात नहीं कर रहे हैं, खाने और पीने की बात नहीं कर रहे हैं। खाने पीने की बात में हमारी मास्टरी है, लेकिन जब हम पूरे अस्तित्व को भाषा से प्रकट कर रहे हैं तो अस्तित्व के लिए, उसके लिए अभी हमारी तैयारी धीरे धीरे होगी। कोई बात नहीं, परिचय शिविर 5 बार। तो उसी को थोड़ा बार बार रुक रुक के देखने से, है ना, वो भाषा भी हमको स्थिर होती है और जो कहने की कोशिश है वो भी हमको स्थिर होता है। तो फाइनली क्या पिक्चर बनी? फाइनली ये पिक्चर बनी, ये वाली पिक्चर ध्यान में आ गई? तो फाइनली ये पिक्चर बनी कि सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है, व्यापक वस्तु का प्रतिरूप ज्ञान है, मानव से ज्ञान के रूप में व्यक्त हुआ। ये जो सहअस्तित्व को प्रकट होना है, पूरी की पूरी जर्नी उस इवोल्यूशन के अर्थ में जर्नी है। उस रेफरेंस को ध्यान में रख के पूरे को देखेंगे तो कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा? मैं गठन पूर्ण परमाणु अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को व्यक्त करता हूं। कैसे? जैसे जड़ परमाणु अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, जड़ परमाणु अपने को व्यक्त करने के लिए दूसरे की परस्परता के साथ चलने के लिए निर्भर है। जैसे लोहे का परमाणु अपने आप को व्यक्त कैसे करेगा?
फाइनली मानव के लिए जो उपयोगिता है वो लोहे के, वो स्टील के रूप में है, लोहे के रूप में है। तो इसका मतलब है कि कई सारे लोहे के परमाणु मिलके फाइनली एक लोहे के पिंड के रूप में हमारे सामने आएंगे, जिसको हम छत में सीमेंट में डालेंगे, जिसको हम गाटर बनाएंगे, जिसको हम कहीं कहीं अलग अलग जगह इस्तेमाल करेंगे। वो धरती की व्यवस्था, पेड़ पौधे की व्यवस्था, मानव की शरीर की व्यवस्था में कहीं कहीं उपयोगी होगा। तो जड़ परमाणु अपने आप को व्यक्त करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ, अणु के साथ होने के लिए बाध्य है। ये ध्यान में आया? जड़ परमाणु अपने आप को व्यक्त करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ होने के लिए बाध्य है। यही उसके होने का स्वरूप है, यही उसकी मौलिकता है। अब यदि हम जीवन की बात करें तो जीवन अपने आप को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने के लिए बाध्य नहीं है। वो स्वतंत्र रूप में अपने आप को व्यक्त कर सकता है। जीवन में विचार है, जीवन में इच्छा है ना। तो अब जीवन अणुबंधन से मुक्त हो गया। जीवन भी परमाणु है, गठनशील जड़ परमाणु भी परमाणु है, लेकिन जड़ परमाणु अपने आप को व्यक्त करने के लिए दूसरे परमाणु अणु के साथ जुड़ने के लिए बाध्य है। जीवन अपने आप को व्यक्त करने के लिए फिजिकली किसी दूसरे परमाणु अणु के साथ जुड़ने के लिए बाध्य नहीं है। तो एक स्वतंत्रता हो गई। बढ़िया, एक स्वतंत्रता हो गई कि भौतिक रूप में किसी के साथ जुड़ना मेरी आवश्यक, स्वयं को व्यक्त करने के लिए किसी के साथ जुड़ना मेरी आवश्यकता नहीं रह गई, मैं उससे आगे चला गया। लेकिन जीवन की अब दूसरी बाध्यता आ गई कि जीवन जो है वो ज्ञान पूर्वक मुक्त होता है। उसके लिए मिनिमम वो शरीर चलाता है। तो शरीर ज्ञान पूर्वक मुक्त होने के लिए शरीर को चलाने की आशा उसमें बनी हुई है। शरीर चलाने की आशा के साथ ही वो किसी पुंजाकार में होता है। जिस शरीर को चलाना होता है उस पुंजाकार में होता है। वो शरीर उपलब्ध होने से वो उस शरीर को चलाने लगता है। शरीर को जिंदा रखना चाहता है। तो ये जीवन के साथ में, जीवन एक शरीर को चला के ही अपनी जागृति को पा सकता है। तो कभी वो पशु शरीर को चलाता है, कभी वो मानव शरीर को चलाता है। इस पशु शरीर को चलाते हुए, मानव शरीर को चलाते हुए मिनिमम वो आशा बंधन के साथ होता है। तो जड़ परमाणु भार बंधन और अणु बंधन के साथ होता है। चैतन्य परमाणु भार बंधन, अणु बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। जीवन परमाणु कभी भी दोबारा जड़ परमाणु नहीं बनेगा। जड़ परमाणु एक बार जीवन हो गया, जड़ परमाणु एक बार चैतन्य हो गया, अब अनंत काल के लिए चैतन्य ही रहेगा। वो अमर हो गया, चाहे पशु शरीर को चलाता है कि मानव शरीर को चलाता है। लेकिन अब इसमें जो आशा बंधन है, शरीर चलाने की जो बाध्यता है, जागृति के लिए आवश्यकता है, उस अर्थ में अब इसमें आशा बंधन आ गया। अब शरीर चलाया, शरीर चलाने के लिए फिर आगे जागृति के लिए भी दूसरे मानव की परस्परता इसकी आवश्यकता है। अपनी जागृति के अर्थ में दूसरे मानव की परस्परता इसकी आवश्यकता है, परस्परता इसकी निर्भरता है। कोई पॉइंट के बाद में ये क्रिया पूर्ण हो गया, समझ पूरी हो गई। अब क्या हो गया? फिर एक बंधन से मुक्ति हो गई। क्या बंधन से मुक्ति हो गई? अब शरीर चलाने के बंधन से मुक्ति हो गई। बंधन नहीं है, अब प्रयोजन है। शरीर चलाने के बंधन से मुक्ति हो गई और दूसरे मानव की परस्परता है ना। अभी शरीर के अर्थ में जो निर्भरता थी, शरीर के सुख के अर्थ में जो निर्भरता थी, वो सारी निर्भरता से मुक्ति हो गई। ज्ञान संपन्न होने के बाद में एक और मुक्ति हो गई। जो आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन था कल्पना में, भ्रमित मानव में, ये तीनों बंधन से मुक्ति हो गई। ज्ञान पूर्ण हो गया, क्रिया पूर्ण हो गया, अनुभव संपन्न हो गया। अब उसके बाद आचरण में उसको प्रमाणित करने की सहजता रह गई, वहाँ कोई बंधन नहीं है। और इस प्रकार तो ये पूरी यात्रा को देखें तो क्या चीज़ की यात्रा है? पूरी यात्रा एक परमाणु की यात्रा है। एक परमाणु जो कभी
जड़ था, गठनशील था। गठनशील का मतलब जिसका गठन बदलता है, इसलिए वो परिवर्तनशील से गठनशील शब्द आया। तो एक गठनशील परमाणु जिसका गठन बदलता है, वो कोई समय में गठन पूर्ण हो गया, अब उसका गठन नहीं बदलेगा, अब वो अमर हो गया, अब वो अणुबंधन भार बंधन से मुक्त हो गया। लेकिन जीवन होते ही आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन। आशा बंधन मतलब आशा बंधन मतलब चिल करो, ये आशा बंधन है। केवल शरीर और शरीर की गतिविधियों से सुखी होने की कामना, थोड़ा सा खाना मिल जाए, थोड़ा घूमना मिल जाए, थोड़ा सा, है ना। तो फिजिकल चीज़ों से सुखी होने की कामना, शरीर से सुखी होने की कामना, ये आशा बंधन है। विचार बंधन अपने विचार को श्रेष्ठ ना होते हुए भी दूसरों से श्रेष्ठ मानना। अपनी मुर्गी की एक टांग। अपने विचार को श्रेष्ठ ना होते हुए भी श्रेष्ठ मानना। अब मान लीजिए कोई कार्ल मार्क्स के विचार को मानता है, कोई किसी नक्सली विचार से है, कोई आर्य समाज के विचार से है, कोई किसी और विचार से है। हम कोई ना कोई विचार को पकड़े हुए हैं और उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जबकि उसके आधार पर स्वयं, परिवार और समाज में व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यदि नहीं हो पा रही है तो उस पर और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विचार बंधन। इच्छा बंधन। इच्छा बंधन अपनी योजनाओं को श्रेष्ठ मानना। मैंने जो जिंदगी में योजना बना रखी है वो योजना सर्वश्रेष्ठ है, अपनी योजनाओं को श्रेष्ठ मानना। तो अपने शरीर और शरीर से सुखी होने की आदतों को श्रेष्ठ मानना, उसी को जिंदगी मानना, उसी को सुख मानना। अपने विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, अपनी योजनाओं को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, और उसी में दूसरों को मनाना, नहीं मानने से निपटाना। नहीं मानेगा तो और क्या करेंगे, फिर निपटाएंगे। इसी में सारे युद्ध और संघर्ष होते हैं। दूसरे को ठीक करने में काफी युद्ध और संघर्ष हो जाता है। तो फाइनली एक जीवन तमाम इन बंधनों से मुक्त होके, है ना, यदि अस्तित्व नियम पूर्ण है तो नियम तो फिर सभी का हो गया, वो तो किसी व्यक्ति विशेष, देश काल का मामला नहीं है। फिर आदमी उस लेवल पे चला गया। तो इस तरह से क्या समझ में आया? गठनशील परमाणु विकास पूर्वक गठन पूर्ण हुआ, चैतन्य हुआ। चैतन्य परमाणु समझ पूर्वक गठन पूर्ण परमाणु समझ पूर्वक क्रियापूर्ण हुआ। क्रियापूर्ण परमाणु अनुभव संपन्न परमाणु आचरण पूर्वक आचरण को प्रमाणित किया तो दिव्यता को पाया। तो कुल मिला के स्वयं में व्यवस्था। स्वयं में व्यवस्था मतलब है, लिखूं कि बोल दूं? लिखेंगे तो और बढ़िया। पूरी जर्नी एक बार बर्ड व्यू में आ जाए, फिर हम उसकी डिटेल में जा सकते हैं। तो कल मैंने बोर्ड पे लिखा था, तो गठनशील परमाणु विकास पूर्वक गठन पूर्ण हुआ। गठन पूर्ण परमाणु समझदारी पूर्वक क्रियापूर्ण हुआ। और क्रियापूर्ण परमाणु चैतन्य परमाणु आचरण पूर्ण हुआ। आचरण पूर्ण हुआ तो उसकी निरंतरता। इतनी यात्रा है। तो टोटल सृष्टि में जो सारी कहानी है वो परमाणु में विकास की कहानी है।
हाँ, क्रियापूर्णता मतलब अनुभव। गठन पूर्णता मतलब अमरता, अब ये बदलेगा नहीं, ठीक है। आचरण पूर्णता मतलब अपनी आचरण का प्रमाण, परंपरा, प्रमाण परंपरा सभी ऐसे ही हो जाए और उसकी निरंतरता हो जाए। जड़ परमाणु जिसको कह रहे हैं 108 118 प्रकार के, ये एक ही प्रकार का है। हाँ जी, गठनशील परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ, चैतन्य परमाणु समझ पूर्वक क्रियापूर्ण हुआ, क्रियापूर्ण परमाणु आचरण पूर्वक आचरण की पूर्णता को परंपरा में स्थापित किया और उसकी निरंतरता। हाँ जी, माइक माइक। चैतन्य परमाणु हुआ तो फिर वो जो जीवन परमाणु है वो इनविजिबल है, नॉन फिजिकल स्टेट में हो गया। इनविजिबल है मतलब आपकी चमड़े की आंख से नहीं दिखता है, जैसे आपका वायरस बैक्टीरिया ये आंख से दिखता है नहीं, लेकिन ये इनकी कोई फिजिकल है, मतलब ये भी फिजिकल है, जीवन वाला भी फिजिकल बिल्कुल है। ओके, तो मतलब जो हम आत्मा बोलते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इतना ही है कि हमको अपनी फिजिकल आंख से नहीं दिखता है, इसलिए दो भाग में बोला, दृष्टिगोचर ज्ञान गोचर। सच्चाइयाँ दो भाग में हैं। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कि परंपरा में बोला गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यहाँ बोल रहे हैं, आदरणीय नागराज जी ने उसको करेक्ट किया। आदरणीय नागराज जी वेद परंपरा से ही रहे और वेद परंपरा को उन्होंने करेक्ट किया कि ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, जगत भी सच्चाई है मिथ्या नहीं है, व्यापक वस्तु भी सच्चाई है मिथ्या वो तो पहले से भी सत्य ही है। तो इसका अर्थ है कि जो सच्चाई है ही है ना, तो गठनशील परमाणु भी एक सच्चाई है, गठनपूर्ण परमाणु भी एक सच्चाई है, क्रियापूर्णता भी एक सच्चाई है, आचरण पूर्णता भी एक सच्चाई है। और जब फिजिकल कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब है कि कोई चीज़ है भाई, अपनी कुर्सी टेबल आंख से दिख रहा है, बैक्टीरिया आंख से नहीं दिख रहा है, वायरस आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन है कि नहीं है? एटम है कि नहीं? एटम को क्या बोलोगे, फिजिकल बोलोगे क्या बोलोगे? फिजिकल है, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। चलो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, किसी भी प्रभाव से देखते हैं, वैसे ही जीवन भी है क्योंकि वो भी एक परमाणु ही है। ऐसा तो मतलब उसको देखने के लिए अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी से वो कभी पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप में एक सीमित वस्तु है, जीवन अपने आप में एक अक्षय गति के साथ है। तो कुछ चीज़ें हमको जो फिजिकल चीज़ें हैं वो फिजिकल चीज़ों से पकड़ में आएगी, जो चैतन्य और उसके बियॉन्ड चीज़ें हैं वो चैतन्य उसको पकड़ेगा। हम मशीन पे ही भरोसा करें और आदमी पे भरोसा ना करें, मशीन भी तो आदमी का ही बनाया हुआ है। यदि आदमी ने जो बनाया होगा उसकी क्षमता उससे अधिक होगी कि कम होगी? आदमी की क्षमता उससे अधिक होगी, मशीन की क्षमता कम ही रहेगी क्योंकि आदमी में हम एक वो आदमी ले लेते हैं जिसको बिल्कुल कुछ पता नहीं है, उससे मशीन की क्षमता ज़्यादा है। लेकिन जिसने मशीन बनाई है उसकी देखने समझने की क्षमता अधिक होगी, तभी वो मशीन बनाई है। अभी भी समझने का काम आदमी ही करता है ना, समझने का, निष्कर्ष लेने का काम फाइनली आदमी ही कर रहा है। तो आदमी की देखने की क्षमता है, उस पर भरोसा किया जाए। और जैसे शरीर है हमारा कई परमाणुओं के गठन से बना हुआ है, और जो हम इसको समझ रहे हैं आत्मा जो जीवन है वो सिर्फ एक ही परमाणु है। एक ही परमाणु, यही बात है, यही स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता का पहला चरण है कि परमाणु अणुबंधन भार बंधन से, चैतन्य परमाणु अणुबंधन भार बंधन से मुक्त हो गया है। और जैसे ये आपने बताया अभी जो भी एक्सप्लेनेशन इसका दिया है परमाणु का, जीवन परमाणु जो है, तो वो जिस तरह से आपने उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि इतना सारे अंश हैं
वो एक निश्चित रूप से फंक्शन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जैसे लोहे का परमाणु है, हाँ, तो उसका रूप और उसके गुण है ना, उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो निश्चित है। वो एकदम निश्चित ऐसे है। जीवन भी एक परमाणु, ये तो बहुत लॉजिकल भी लगता है ना। हाँ। दुनिया के सारे लोगों की सारी चाहत एक ही जैसी है, सभी सुख की निरंतरता चाहते हैं, सभी भ्रम और भय से मुक्ति चाहते हैं, सभी अपने परिवार में संबंधों में ठीक से जीना चाहते हैं, सभी समाज को भयमुक्त देखना चाहते हैं, प्रकृति में संतुलन देखना चाहते, ये सारी एक जैसे कैसे हो गए? और सभी एक ही ज्ञान से, उसी ज्ञान से सुखी होते हैं। तो इससे ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आया कि हम सब में शरीर को चलाने वाली वो जो एंटिटी है वो डॉट एक समान है। नहीं तो ये संभव ही नहीं था, नहीं तो आदमी से बात ही करना संभव नहीं है। क्यों बात हो पा रही है? क्योंकि जैसे मैं सुखी होता हूं, जैसे मुझ में सुख की कामना है वैसे ही आप में सुख की कामना है, जैसे मैं सुखी होता हूं वैसे ही आप सुखी होते हो। बिना लोगों से मिले कैसे तय कर दिया कि सारे मानव ऐसे ही सुखी होंगे? और होते हैं। आप हॉल में ले भर आओ, आगे आप देख लेना। तो अभी एक प्रश्न ऐसा बन रहा है, मतलब जब इसका पूरा आचरण निश्चित है ही, किसका? जीवन परमाणु का, भ्रमित जीवन का। भ्रमित जीवन का आचरण बिल्कुल वैसे ही है जैसे जड़ परमाणु अंश जो है स्पिन मोशन करता हुआ रैंडम मोशन में रहता है, तो उसमें व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है और वो मैकेनिकली या एग्जिस्टेंशियली व्यवस्था को पहचान लेता है। ऐसे ही जीवन में भी व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है। ये व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति ही उसमें कन्फ्यूजन के रूप में दिखाई, जिज्ञासा के रूप में बेसिकली दिखाई देती है। जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए वो कंफ्यूज दिखाई देता है। ओके, तो भ्रमित जो है जीवन। देखो, एक और बढ़िया बात कहना चाहूँगा। हमारे घर में छोटा बच्चा आता है, वो कितनी जल्दी पहचान लेता है कि प्यास तो पानी से ही बुझती है? कितनी जल्दी पहचान लेता है? उसको पानी मिलता है एक बार, उसने है ना, जैसे ही पानी मिला उसके बाद तुरंत पकड़ लिया कि तुरंत पहचान पाता है कि प्यास पानी से बुझता है। उसी को मांगेगा वो। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि यदि हमको पता था, मानव जब पहली बार धरती पे आया होगा तो हो सकता है कितने लोग तो ऐसे ही शुरू में ही लुढ़क गए होंगे, किसी को खाना नहीं मिला, किसी को ये नहीं हुआ, वो जो कुछ हुआ। तो इसका अर्थ है कि यदि परंपरा में स्थापित हो गया है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, खाना खाने से होता है, एक मकान में रहते हैं, सर्दी गर्मी से कैसे बचते हैं, है ना। वो नूआ हरारी वाली बुक में था कि 13,000 साल पहले जब हमने खेती शुरू किया, उसके पहले 1/3 पुरुष मर ही जाते थे, क्योंकि रोज कहीं से कुछ शिकार करके या कहीं से कुछ खाने का सामान लाना है तो कुछ खाने मिलेगा, और बाकी तो एक दिन में खराब हो ही जाएगा। तो तब तक और कोई बीमारी से मर गया, किसी को पशु खा गया, कोई आपस में लड़के मर गए, जो भी कुछ हो गया। खेती आने के बाद और आदमी के पास साल भर का अनाज जिस दिन घर में रह गया, उस दिन तो वो राजा, आज जाने का मूड नहीं। ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी होगी, ये कितनी बड़ी छलांग होगी जब पहली बार वो फसल काट के घर में बोरे ला के रखा होगा या अनाज इकट्ठा किया होगा। अब मेरे को रोज शिकार पे जाने की मजबूरी नहीं है, अब खाना खाने को लेके मैं असुरक्षित नहीं हूं। ये एक दिन में नहीं हुआ, हजारों साल लग गए। तो इस सेंस में देखेंगे, अब मैं कहूं, यदि परिवार में जागृत परंपरा हो गई, जैसे हम तो अपने परिवारों में अपने बचपन में वो कब चांटा लग जाए पता ही नहीं चलता था, ये नहीं पता चलता था किस बात पे लगा। आज मैं बहुत इस बात पे सुकून महसूस करता हूं कि मेरे घर में 2.25 साल की बच्ची है, उससे आज तक किसी ने उसके सामने भी ऊंची आवाज में बात नहीं हुई। कितना सुखद लगता है। हमको तो कभी पड़ जाता था, है ना, यही पता नहीं चलता था पड़ेगा किस बात पे। पिताजी जिस कमरे में रहते थे हम उससे दूसरे कमरे में ही रहते थे, प्रोटोकॉल था वो। और बड़े भाई भी पिताजी समान ही होते थे, वो भी कभी लगा देते थे। तो मात्र हमारा बचपन मतलब मान लो 40 साल, 40-50 साल में इतना बदलना, महिला पुरुष में असमानता का इतना बदलना, इतनी सारी, जितनी तेज गति से दुनिया बदल रही है, मेरे को इतना तो इससे पहले कभी नहीं बदली हो। तो यदि परिवार में श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हुए लोग होंगे तो ये शिविरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
सहज रूप से बच्चा जैसे खाने को सीखा, पहनने को सीखा, भाषा को सीखा, है ना, अभी मैथमेटिक्स सीखा क्योंकि किसी को घर में आता था, आचरण भी सीख लेगा। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो कि यूनिवर्सल है ना। फिर से एक लाइन और जोड़ दूं, जिस तरह से लोहे का आचरण यूनिवर्सल है, क्योंकि लोहा एक परमाणु है मूलतः, और सभी परमाणुओं का जो भी एक पूरी टेबल है उसमें सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्सल हैं। उसी तरह से जीवन भी एक परमाणु है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी यूनिवर्सल हैं। तो सार्वभौम मानवीय आचरण आदरणीय नागराज जी ने बनाया नहीं है, अस्तित्व में ऐसा है, उसको पहचाना है। अस्तित्व में ऐसा है ही तो इसको प्रैक्टिस, ये सबके लिए प्रैक्टिस है। मैं ऐसा ही हूं। अभी तक हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। मुझको दिल्ली जाना है, संसार में कहाँ है पता ही नहीं है, तो मैं अब पता नहीं किस दिशा में निकलूं। लेकिन अब मुझको निश्चित एड्रेस है, गूगल पे डालता हूँ, गूगल एड्रेस बताता है, मैं पहुंच जाता हूँ। इतना आसान हो जी। एक स्थिति आ गई तो उसके बाद क्रिया पूर्णता, जो अभी हम लोग हैं तो हम गठन पूर्णता से क्रिया पूर्णता की ओर जा रहे हैं जी। तो क्रिया पूर्णता एक स्टेज अपने आप में एक स्टेज है जो इरिवर्सिबल है। अनुभव संपन्न हो गए तो दोबारा कभी बेवकूफ नहीं होंगे, दोबारा कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा, है ना। कोई भी शरीर यात्रा में शुरू आदमी जीरो से ही करेगा। यदि अनुभव संपन्न व्यक्ति भी, हाँ ये अच्छी बात है आज कह दूं, हाँ। पिछले शिविरों में, पिछला हमने हापुड़ में अभी अध्ययन बिंदु किया था, तब एक चर्चा में ये निकल के आया कि अनुभव संपन्न व्यक्ति जब दोबारा शरीर चलाएगा तो जो है उसका कैसा होगा। तो अनुभव संपन्न व्यक्ति दोबारा शरीर चलाएगा तो वो जब पैदा होगा, पैदा होने के बाद उसको सूसू पोटी, खाना पीना, चलना सीखना होगा कि पहले से सीखा हुआ आएगा? सीखना ही होगा। सीखना ही होगा। फिर वो बड़ा होगा, बड़ा होते होते अपने परिवार में आचरण को देखेगा। यदि परिवार में ठीक आचरण हो रहा है तो उसको स्वीकार करेगा। यदि परिवार में कुछ भी संघर्ष और ठीक नहीं वाली स्थितियां होगी तो उस पर सोचेगा। अब वो जब भी जीवन शरीर को, जब भी जीवन किसी नए शरीर को चलाता है तो उस शरीर के साथ में तदाकार होता है। उसकी कल्पनाशीलता पूरा का पूरा शरीर के साथ में तदाकार हो जाती है। अब कल्पनाशीलता शरीर के साथ तदाकार हो गई, लेकिन अनुभव हुआ है वो तो मिटेगा नहीं। अनुभव हुआ है वो बना ही है, लेकिन कल्पनाशीलता अभी शरीर के साथ तदाकार है। जब तक शरीर की पूरी समीक्षा अपने वातावरण में उसको नहीं मिली तो तब तक फिर धीरे धीरे इवॉल्व होगा। जैसे अभी भी हम बच्चे देखते हैं तो ऐसे बच्चे जो घरों में कोई विपरीत आचरण है, घर में शराब पी जाती है, कोई बच्चा शराब नहीं पीता है, घर में सब पैसे की दौड़ में लगे हैं, उसी घर में पैदा हुआ एक बच्चा पैसे की दौड़ में जाने की बजाय किसी ज्ञान की दौड़ में शामिल होता है, ये अभी भी हमको दिखाई देता है। तो फिर ये निकल के आया कि वो जब कंफ्यूज होगा कि ये लोग, वो तो ये मान के चलता है कि बड़े लोग तो सभी समझदारी का आचरण ही कर रहे हैं, लेकिन उनके आचरण को देख के शंका हो गई। तो उसके मन में फिर सही कि तो ये तो चल रहा है, ये तो ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा ध्यान में आया, अभी भी आता ही है। तो ध्यान में आएगा कि फिर सही क्या है। तो एक दिन जब वो सोच रहा था तो बैठे बैठे अलमारी में मानव व्यवहार दर्शन रखा था। तो उसने मानव व्यवहार दर्शन उठाया और पढ़ के देखा, उसको तो खट 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 खट, क्योंकि उधर तो चित्त शुद्धि था। भाई एक अनुभव संपन्न व्यक्ति यदि दोबारा शरीर चलाता है, उसका चित्त मलिन होगा कि उसका चित्त शुद्धि होगा? उसका चित्त शुद्धि है, उसकी पात्रता तो बनी हुई है। तो यदि उसकी पात्रता यदि बनी हुई है और दर्शन घर में रखा मिल गया तो वो तो छलांग मार देगा। इसलिए आप सबके घर में पूरा का पूरा दर्शन रखा हो, इस बात की जरूरत है। मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये बात मेरे को बहुत हिट कर गई है। देखो पुरानी परंपरा, इससे मेरा ध्यान फिर पुरानी परंपरा पे गया। लोगों ने कैसे गीता जी को घर में रखा, लोगों ने कैसे वेदों की स्थापना घर में की। ये हजारों साल जो परंपरा चल गई, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से चल गई कि उन्होंने, चाहे समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन उसको आस्था की टॉप ऊंचाइयों पे रखा,
उसको अपने घर में अधिकतम सम्मान दिया, ऐसे लोगों की अधिकतम उनके प्रति आस्था को व्यक्त किया, परिवार में जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहे वो उनको श्रेष्ठ मानते रहे, चाहे हम वैसा ना जी सके। उन्होंने उन बुक्स में जो कुछ लिखा था उसको बार बार बोलते रहे, उसका बार बार कीर्तन करते रहे, उसका बार बार स्मरण करते रहे। ये स्मरण करते करते उन्हीं में से कुछ लोग थे जो उसको उठा के फिर से चल दिए। सबकी पात्रता नहीं होती, लेकिन कुछ लोग तो सुपात्र होते ही हैं हमेशा। जो कुछ लोग सुपात्र निकले उन्होंने उस परंपरा को फिर आगे बढ़ा दिया, और वो परंपरा हजारों साल तक, दसों, यदि भारत में बोलते हैं तो वेद परंपरा शायद 10,000 साल का इतिहास बताते हैं, 5,000 साल का इतिहास बताते हैं। 5,000 साल से किसी चीज को जिंदा रख पाना, जबकि हम उस आचरण के साथ नहीं हैं। ठीक, और तो इसका क्या मतलब हुआ? तो उस दिन मेरा इस बात पे ध्यान गया, देखो अपने आप में, एक मिनट आपको रोक रहा हूं, अपने आप में इस बात का महत्व कितना है कि जब मैं अब से पहले ये कह रहा था कि शरीर के अलावा कोई आत्मा होती है, याद कीजिए, ये सब तो हम सबको पता था। आत्मा होती है, उससे हमारा क्या ध्यान गया? ठीक है भाई, होती होगी, मना तो नहीं कर सकते, या मैं नहीं मानता, लेकिन उससे मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। अब जब इतना क्लियरली सारी बात को रख रहे हैं तो मेरा कितना उस पर बात करने का अधिकार बनता है, कितना उस पर सोचने का अधिकार बनता है ना? देखो, जिसने उसकी तलाश की है, जिसने उसकी तलाश में कोई जिंदगी लगाई है, वो उसकी कीमत को समझ पाता है कि क्या उपलब्ध हो गया। तो तब से मेरा इस बात पे ध्यान गया कि आप कितना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पता, लेकिन पूरा वाङ्मय आपके घर में, आपकी अलमारी में सुंदरता से रखा रहे। आपके घर में कौन जीवन शरीर चलाने आएगा और वो किसके काम आएगा पता नहीं। ठीक है, तो अपने घर में भी पूरे दर्शन की स्थापना करें। पूरा दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी किताब में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार नहीं किया गया है। आदरणीय नागराज जी ने लिखा, पूरा का पूरा आदरणीय नागराज जी के द्वारा लिखा गया है ना? उसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति का लिखना शामिल नहीं है जो अनुभव संपन्न नहीं था और उसने कुछ लिख दिया है। तो पूरा का पूरा वाङ्मय एक अनुभव संपन्न व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। उसको रायपुर की टीम छापती है, छाप के किसी एक घर में रखा जाता है, वहाँ से पूरे देश में भेजा जाता है। इसमें छापने वाला, रखने वाला और उसकी छपाई का जो सबसे पहला अमाउंट था वो भी आदरणीय बाबा जी ने अपनी कमाई से दिया है ना? तो इस पवित्रता के साथ ये पूरा अभियान चल रहा है। तो मेरा इस बात पे पिछले दिनों में ध्यान गया कि अभी हम साहित्य को पढ़ने को प्रोत्साहित करना, साहित्य को घर में फिजिकली रखने को प्रोत्साहित करना, इसकी भी आवश्यकता है ना? हमारा ध्यान नहीं गया, हमारा ध्यान जाए कि कितनी बड़ी घटना किस रूप में घटेगी हमको पता नहीं। इन परिवारों में कल ये श्रेष्ठ जीवन इन परिवारों में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? जो परिवार दर्शन के अध्ययन में लगे हैं, ईमानदारी से लगे हैं, कल इनके नाती पोते ही तो कोई श्रेष्ठ जीवन आएंगे। तो अपने घरों में वो वातावरण उपलब्ध रहे। धन्यवाद यूट्यूब का, धन्यवाद तमाम सोशल मीडिया, तमाम इंटरनेट का कि बहुत सारी चीज़ें आज उपलब्ध हो गई हैं। मीना बहन देखो, इनको तो ऐसे बहुत सारे लोग आजकल दिखने लगे हैं ना, जिनका कोई संपर्क नहीं है, किसी ने उनको बताया नहीं है, लेकिन कोई यूट्यूब वीडियो सामने आ गया और उससे लेके आदमी पूरी अपनी यात्रा शुरू कर दिया। तो 4 बुक्स यहाँ केवल उपलब्ध हैं अभी, आजकल प्रिंटिंग में भी कुछ बुक उपलब्ध नहीं है। तो 4 बुक यहाँ उपलब्ध हैं। तो मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, लेकिन आग्रहपूर्ण निवेदन है, जितना भी उपलब्ध है 4 बुक्स सभी ले लें। ठीक, तो कम से कम 4 बुक आपके पास रहें। मंगवाना चाहे मंगवाना, डायरेक्टली मंगवाना चाहे हार्डवेयर वाला हार्ड प्रिंट वो मंगवा लें, और नहीं तो अपने कंप्यूटर से डाउनलोड कर लें। बढ़िया से वाइंड उसको करवा के बढ़िया से अपने साथ रखें। किस मुहूर्त? मैंने कहा ना, मैं 20 साल से इस काम में लगा हूँ। ये मोह वाला सूत्र मैंने 5 दिन पहले पढ़ा। हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन सारा रजिस्टर नहीं होता है ना। इसमें याद कुछ नहीं करना है। कोई समय में कोई चीज़ रजिस्टर हो जाती है, कोई समय में कोई चीज़ रजिस्टर हो जाती है ना। तो ऐसा मेरा आपसे विशेष आग्रह है, कीजिएगा। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ भैया, उचित है ऐसा? उचित है जी। तो
ये क्रियापूर्ण यात्रा में उसको रिवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो एक अलग बात है, पर जीवन में स्थिति बनी रहती है। और तो वो स्थिति से फिर आचरण पूर्णता की ओर, मतलब ये कुछ स्थितियां हैं जिसमें बैक गियर नहीं है। ये इधर वाला रास्ता खुला है, इधर वाला रास्ता बंद 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 है। मतलब ये फिर वापस गठन पूर्ण परमाणु वापस गठनशील नहीं हो सकता है। अनुभव संपन्न व्यक्ति वापस कंफ्यूज नहीं हो सकता है। आचरण पूर्ण व्यक्ति का आचरण खत्म हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद उसकी निरंतरता ही है। इरिवर्सिबल स्थितियां हैं। बढ़िया। अभी तो हमको ये भी तो लगता है कुछ दिन तक हमारा आचरण, महीने के एक हफ्ता हमारा आचरण एकदम ऊंचाई पे रहता है, श्रेष्ठ विचार एकदम, भाव एकदम हाई क्वालिटी। अगले हफ्ते गई भैंस पानी में। फिर उस भैंस को निकालने में बहुत दम लगाना पड़ता है, मुश्किल से निकल के आती है। फिर एक हफ्ते ठीक चलता है, फिर भैंस पानी में। फिर कोई यार ये क्या है यार, है ना, बहुत थकाऊ प्रोसेस है। ये स्ट्रगल है। स्ट्रगल बाहर की नहीं है, स्ट्रगल मेरे भीतर की है। जैसा मैं अपने भाव और विचार को जिस स्तर पे देखना चाहता हूँ, जिस पवित्रता के साथ देखना चाहता हूँ, जिस क्लैरिटी के साथ देखना चाहता हूँ, वो मेरे भीतर नहीं है तो दबाव क्रिएट करता है। कोई स्थिति ऐसी आएगी रिवर्स ही खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। ऐसा, हाँ जी, जो ऐसा जरूरी है कि अनुभव की स्थिति में आ गए लेकिन शब्द ये सारे नहीं पता है? ऐसा होता ही नहीं है। आप ऐसे कर रहे हो, कलेक्टर होने के बाद गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी? कलेक्टर होने के बाद सब गाड़ियां आपकी। हाँ जी, हाँ जी, माइक दे दो इनको एक। ये जीवन परमाणु है। और ये जो सर्कल्स है वो फिक्स है। हाँ, ये सर्कल का मतलब है कि कुछ अंश ऐसे एक निश्चित व्यवस्था, इतना जैसे फिक्स दिखाई दे रहा है इतना फिक्स रहता होगा कि नहीं, लेकिन केंद्र में एक अंश है जिसके बाहर मन, वृत्ति, चित्त रूपी ये अलग अलग परिवेश में ये निश्चित अंश हमेशा 32 अंश मन वाले परिवेश में रहेंगे। ये बिल्कुल फिक्स है। नहीं, हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि अभी ये एक अंदर है, फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, राइट? तो ये जीवन परमाणु है। जीवन परमाणु। ओके, अभी ये 118 टाइप्स के परमाणु है। तो इसमें से एग्जाम्पल हम 3 टाइप के लेते हैं। तो उसमें अभी मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे नहीं मालूम है। ये एक हुआ तो उसमें बाहर कितनी लाइंस होती है? उसमें ये लाइंस कितनी होगी? सपोज हम लोहे का परमाणु ले तो उसमें ये बाहर कितनी लाइंस होगी? किसी में 3 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, किसी में 5 भी, 6 भी, 7 भी। ओके, तो हम मान लेते हैं कि एक में इसमें कितनी है? 4, 1, 2, 3। तो हम दो पकड़ के 2 चल मान सकते लो, हैं? 1 मान लो। हाँ ठीक है, दो पकड़ते। तो अभी इसमें ये तो है वो फिक्स है कि 1, 2, 8, 18, 32। अभी इसमें यहाँ पे 1 फिक्स होगा या यहाँ पे 1 होगा या कितना होगा? आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ नहीं ठीक है, सपोज यहाँ पे 3 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है? आप बोलते जाइए, बोलते हाँ, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे से 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी ये 3, 5, 6 जब ये गठन पूर्ण ये इसमें कन्वर्ट होगा। अभी आप उस पर रुक जाओ। तो अभी आप इस पे कुछ सोचो भी मत, बोलो भी मत। अभी उस प्रक्रिया को आने दो, फिर आप अपने से सोचेंगे। जो चीज़ अभी आई नहीं है आप उसको अपने अनुमान से बोलने की कोशिश कर रहे हो, बनेगा नहीं। तो दर्शन में कैसे कहा जा रहा है कि गठनशील परमाणु विकास पूर्ण, गठन पूर्ण होने का क्या मतलब है, अभी उस टॉपिक को आने दो, फिर उस पर बात करें। आप अपने अनुमान से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, वो अभी नहीं चलेगा। हाँ वही तो, मतलब ये लाइंस कन्वर्ट हो जाती है या छोड़ दीजिए, आराम कीजिए, इतना भी लोड लेने की जरूरत नहीं।
अभी आप आगे चलिए। मैं जीवन विद्या की शिविर करता हूँ, तो ये सब थोड़ी डिस्कशन मेरे बेटे से कर रहा था कि आवाज़ आ रही है? आ रही है। कि ऐसा जीवन परमाणु होता है, उसमें 2, 4, 8, 18, 12, 32 परिवेश में घूमते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा। तो कि वो सुन रहा था, फिर मैंने कहा इतनी डिटेल चीज़ उनको कैसे पता चली होगी? तो कि क्या पापा आप भी, मतलब एक उसकी कमेंट थी कि ये साइंस का रूल है कि 2n² जो होता है वो सबसे स्टेबल परमाणु की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे परिवेश में, तो परमाणु सबसे स्टेबल रहेगा। उससे ज़्यादा बनेंगे तो वो छोड़ने की प्रवृत्ति में रहता है, उससे कम होंगे तो वो लेने की प्रवृत्ति में रहता है। तो कि 2n² इज द रूल्स। तो ये बात ठीक है। ठीक है, ठीक। देखो एक बात समझनी पड़ेगी कि यदि मान लो आदरणीय नागराज जी बोल देते कि ये 2 और 10 और 12 और 30 होते हैं, तो हम क्या कर लेते? तो मेरे को लगता है कि अनुभव मूलक विधि से जो कंटेंट आया उसको समझने के लिए हम कोई लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, और लॉजिक अभी मैच नहीं करता है तो अभी जो सच्चाई कही गई है उसको एज इट इज़ रख के चलें, आगे उस पर शोध करेंगे। नहीं, ये साइंस बैक है। ठीक है, वो ठीक है, और साइंस मैं भी पढ़ा हुआ हूँ उतनी, तो इसका मतलब है कि अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ, और बोलिए। ये जो सीक्वेंस है हमारी मन, वृत्ति, चित्त, शरीर, हाँ, ये जा रही है, तो सभी में थोड़ा बहुत परसेंटेज वाइज रहता है अपने लेवल के हिसाब से। कोई मन के लेवल पे सपोज 70% है, उस पर 10 ऐसा, और उसका जैसे इवोल्यूशन होता होगा तो ये परसेंटेज चेंज होता है। ये काम की बात है ना जो अभी हुआ। तो अब ये समझने लायक बात है कि हम जीवन को और जीवन की महिमा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ के कैसे समझ पाएं, और ये हम ये भरोसा कर पाएं कि मानव में पात्रता विकास कैसे होता है। हम ये भरोसा कर पाएं कि मन काम करता है, मन प्रधान विधि से जीते हैं, विचार प्रधान विधि से जीते हैं, ये फैकल्टीज़ कैसे काम करती हैं। 2 अच्छी बातें कह के अभी थोड़ी सी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। भैया इसमें साथ में यही था कि यही सीक्वेंस में हम आगे जाते, मतलब कि मन में अभी 70% रहे हैं, और इवोल्यूशन आते आते मतलब वृत्ति में ज़्यादा रहेंगे, फिर चित्त में ज़्यादा रहेंगे, ऐसा ही होता है। वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। देखो एक तो ये समझने की बात है कि हमारी कल्पनाशीलता को अस्तित्व के अनुरूप होना है, और हमारी कल्पनाशीलता को अस्तित्व के अनुरूप होने का मतलब है कि अस्तित्व हमारा आपका तो देखा हुआ नहीं है। कल्पना से हम अस्तित्व को नहीं पहचान सकते, इसको भी समझ के रखना पड़ेगा। 3 लाख साल गुजर गए, हमको ये समझ के हम तर्क की सीमा को भूल जाते हैं, अपनी सीमा को कई बार भूल जाते हैं, और अपनी तरफ से व्याख्या देके ये सोचने लगते हैं कि हम सच्चाई को ऐसे पहचानेंगे। तो थोड़ा सा इसमें भी एक थोड़ा सा संतुलन बरतने की ज़रूरत है। हाँ जी, सभी सुन रहे? तो क्या समझ में आया? कल्पनाशीलता की हैसियत नहीं है कि वो डायरेक्टली अस्तित्व को पहचान सके, तो या तो अनुसंधान ही होगा जो समाधि संयम पूर्वक ही होगा, या अध्ययन ही होगा, किसी ने समाधि संयम से अस्तित्व को व्यक्त किया है और मेरी कल्पनाशीलता को मैं उसको समझने में लगाता हूं। मैं बात को कह पाया? हमारे प्रयासों में सफलता मिले, हम अनावश्यक परेशान ना हो, उसके लिए अप्रोच बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है। मैंने क्या कहने की कोशिश की? आप सर पटक लीजिए पूरी जिंदगी कि आप केवल अपनी कल्पनाशीलता से अस्तित्व की सच्चाई को उद्घाटित कर देंगे, केवल कल्पनाशीलता से। 3 लाख साल 2 लाख साल गुजर गए, हमारे पास सारा 2 ही रास्ते हैं, या तो कल्पनाशीलता से शरीर को भोग लो या चित्तवृत्ति निरोध कर लो, अस्तित्व नहीं खुला। ठीक? अब ये एक संयोग, किसी व्यक्ति ने पहले भी यह अनुसंधान किया होगा। हाँ जी, तो जो मैं बात कह रहा था उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, नमस्कार। चले? चलिए, देखिए, एक तो ये बात कही जा रही है कि कल्पनाशीलता
का मतलब है ज़्यादा। जैसे यदि हमने स्वयं को शरीर माना हुआ है तो हम फिजिकल चीज़ों को कल्पनाशीलता से देख सकते हैं। तो लगभग जो कुछ भी फिजिकल चीज़ों के बारे में हमारा विश्लेषण हुआ वो जितना भी गहरा गया, उससे फाइनली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मंगल तक जाना, ये सब करना, ये सब हमने कर डाला। लेकिन ये सब करके भी क्या मैं सुखी हुआ? क्या परिवार में जीने की जगह बनी? क्या पूरे विश्व में एक व्यवस्था की तरफ हम जा रहे हैं कि अव्यवस्था की ओर जा रहे हैं? है ना? फिर चाहे हम एलन मस्क की बात करें या किसी और का नाम लेके बात करें, तो यदि इनमें इतना ही बढ़िया समझ कोई आई है तो इस ग्रह को जीने के लायक हम बना पाएँ, ऐसा कॉन्फिडेंस किसी को नहीं है। सबका सारा ज़्यादा जब ज्ञान होता है तो उनको यही ज्ञान होता है कि ये ख़त्म होने वाला है। ये ज्ञान कभी नहीं आता कि ये कैसे बसा रहेगा। इसका मतलब है कि ये सारा मामला मन वृत्ति चित्त तक है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि मन वृत्ति चित्त भी कितना ताकतवर है। जब दर्शन में, चूंकि आप लोग परिचय शिविर किए हुए हैं, तो दर्शन में जब 4.5 क्रिया कह रहे हैं तो उसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और अभी तक तो अधिकांश लोगों का वो 4.5 क्रिया भी ठीक से पूरा डेवलप, ठीक से मतलब उसका भी पूरा पोटेंशियल बाहर नहीं आया है। उसको समझने की बात है, तो उसको समझने की बात ऐसी हो गई। दूसरा जो बात हुआ था कि अब जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है, विशेष रूप से जब अध्ययन बिंदु हम कर रहे हैं और गठनपूर्ण परमाणु की बात हो रही है, परमाणु में गतियों की बात हो रही है, परमाणु में अंशों की बात हो रही है ना? जब हम उस लेवल की बात कर रहे हैं, ये तो कल्पनाशीलता से बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच है। तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? हमारी कल्पनाशीलता को समाधि संयम से प्राप्त ज्ञान के साथ तदाकार कर पाएं, उसको प्योरली सुन पाएं, उस पे प्योरली अपना विश्लेषण कर पाएं, और उस पे यदि विश्लेषण करके यदि उसमें आगे बढ़ना है तो इस स्वीकार्यता के साथ ही आगे बढ़ पाएंगे कि ये 100% सही है। यदि जब तक सही नहीं लगता है तब तक वो सही अपने आप में स्वीकार सकें, इस अर्थ में विश्लेषण, इस अर्थ में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। कोई दिन ये स्वीकार होएगा 100%, उसके बाद ही आगे का रास्ता खुलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समाधि संयम के तात्विक मटेरियल में अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार वास्तविकता को देखने की कोशिश करने की बजाय जो दिखाया जा रहा है उसमें कल्पनाशीलता कैसे सेट होगी, उसमें कल्पना, वहाँ तर्क का इस्तेमाल बिल्कुल किया जाए कि कैसे उसको समझने के लिए तर्क का इस्तेमाल किया जाए। आप अपनी तरफ से एक विधि बताना चाहेंगे कि कैसे गठनशील परमाणु गठन पूर्ण हुआ है, ये मुश्किल काम है। तो कृपया करके अपनी ऊर्जा बचाएं और हम एक कम समय में एक विश्वास पा जाएं, तो उस तरफ हम चलें। चलिए। हाँ जी सर, कल किसी ने पुस्तक के बारे में पूछा था तो आपने बोला कि पॉइंट्स आएंगे तो बताएंगे। तो आज बाबा जी के द्वारा जो जो किताबें लिखी गई उसके बारे में भी आपने बताना शुरू किया है। तो सर मेरा सवाल यह बन रहा है कि परिचय शिविर करने के बाद, अध्ययन बिंदु करने के बाद कौन सा किताब पढ़ना चाहिए? अपने आप पढ़ना चाहिए या कोई प्रबुद्ध को साथ में रख के पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, कि परिचय शिविर करने के बाद यदि आपको लगता है कि ये बात मेरी ज़िंदगी के लिए उपयोगी है तो पूरा सेट अपने घर में रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, ठीक। बात लंबी चौड़ी नहीं है, बात उतनी सी बात को अलग अलग एंगल से कहने की कोशिश, लेकिन किस एंगल से आपको कोई क्लिक करेगा और क्या चीज़ करेगा वो तय नहीं, वो कुछ तय नहीं हो सकता, वो आपको पढ़ते समय ध्यान में आएगा। ये बात ठीक है कि दर्शन की बुक्स को जब हम परिचय शिविर, अध्ययन बिंदु शिविर, मानव विहार दर्शन कर लेते हैं तो फिर एक तरह का दर्शन को पढ़ने की स्थिति आ जाती है। लेकिन शुरुआती दौर में किसी प्रबोधक के साथ पढ़ना और एक समूह के साथ पढ़ना, दोनों एक साथ, 1 to 1 की बजाय जब हम एक समूह में चलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी शेयरिंग, एक 24 आवर्स का वातावरण, फुल टाइम उसी में जीना, तो हमको उसकी डेप्थ पकड़ में आती है ना। और बहुत सारे एप्लीकेशन भी हमको साथ साथ दिखाई देते हैं। जैसे इस तरह के एक्सप्रेशन नॉर्मल, उसमें जैसे इन्होंने कहा कि गलतियों को रोकना है, अब कोई बात उसी समय आई तो उस समय स्फुरना होती है कि नहीं, ये अप्रोच ही ठीक नहीं है, गलतियों को नहीं रोकना है, पूर्णता की ओर जाना है। अब ये कहते ही पूरा हमारा थॉट प्रोसेस बदल जाएगा।
और इसमें से यदि कुछ भी आपके भीतर स्थिर रह गया, ऐसी तमाम बहुत सारी बातें होंगी जिसमें कि आपके सोचने विचारने की पूरी जिंदगी बिल्कुल मुश्किल नहीं। हमारी पुरानी आदतें, हमारी पुरानी कंडीशनिंग, हमारा जो कुछ भी बहुत सारी चीज़ें परंपरा से हमारे भीतर गहरी बैठी हुई हैं, उनको नॉर्मल होने में और रिस्ट्रक्चर होने में, फॉर्मेट होके नया, है ना, ये लोड होने में और व्यावहारिक होने में एक समय लगता है। तो संभव तो उचित तो यही है, ऑनलाइन ऑफलाइन आइदर और नहीं है। ऑनलाइन केवल अपनी स्थिति को बनाए रखने में सहायक है ताकि आप पटरी से उतर मत जाए, लेकिन जंप पाने के लिए अपने भीतर कोई बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन घट जाए, वाकई में जो आचरण तक चला जाए, है ना, उसके लिए ऑफलाइन में, ऑफलाइन का देखो एक मतलब तो है ही है कि जब आप अपना 24 घंटा 7 दिन समेट के आ गए हो, इसका मतलब कोई आपकी मानसिक तैयारी है तभी आए हो। अब मानसिक तैयारी है और एक वातावरण मिलेगा तो काम तो हो ही जाता है, नेचुरल है। घर में चाय पीते हुए 10 काम ध्यान में रखते हुए सुनने का फ़ायदा ही है ताकि हम कम से कम बने रहें। इसलिए एक दौर पूरा जो भी पुराने प्रबोधक हैं, जो भी उसके साथ गुजरे हैं, उनके साथ हो जाए। किसी की मजबूरी है तो भी ऑनलाइन रखा ही है ना, लेकिन साथ में हो जाए तो अच्छा। तो सर आपने ये पुस्तक को किस प्रकार से पढ़ना उसके बारे में भी मार्गदर्शन? उस बारे में मैं सोचता हूँ कि आज शाम को राकेश भाई रहेंगे। हाँ सर। तो राकेश भाई विस्तार से आपको बुक्स के बारे में भी कुछ शेयर कर देंगे और क्रम के बारे में भी उसमें मुझे ये भी जानना है कि प्रत्येक बुक्स के अंदर क्या क्या दिया गया, थोड़ा वो भी राकेश भाई आपको शेयर कर। धन्यवाद सर, थैंक यू। आगे बढ़े, चलिए। तो अभी हमको ये ध्यान में आ गया कि जीवन परमाणु, चैतन्य इकाई, मैं स्वयं एक परमाणुविक स्वरूप में हूँ और मुझ में जो है आशा, विचार, इच्छा, कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। कल जो हमारी चर्चा हुई, एक बार उसको फिर से ध्यान दिला दे रहा हूँ। तो अब ये ध्यान में आ गया कि जीवन और मूल ऊर्जा, जड़ परमाणु और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव ध्वनि, त्वाप और विद्युत है। ये कल ध्यान में आ गया। जड़ परमाणु और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव ध्वनि, ताप और विद्युत है, जिसको हम कंपनात्मक गति के रूप में पहचान रहे हैं। उसी तरह से मूल ऊर्जा और जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है, तो जीवन में कल्पनाशीलता ही कंपनात्मक गति के रूप में व्यक्त है। बढ़िया, ये बात ध्यान में आ गई। तो इससे हमको ये पता चल गया कि ये कल्पनाशीलता आ कहाँ से रही है, कल्पनाशीलता का स्रोत क्या है ना। तो कल्पनाशीलता का स्रोत तो मूल ऊर्जा और जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता क्या है? आशा, विचार, इच्छा की अस्पष्ट गति है। आशा, विचार, इच्छा की कंफ्यूज्ड गति है। गति तो कैसी है? अक्षय है। कितना भी खर्च करो खत्म नहीं होता है, कितना भी सोचें, सोचने की ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है, जीने की आशा बनी हुई है, सुखी होने की इच्छा बनी हुई है। लेकिन ये आशा कैसे पूरी होगी? उम्र बढ़ने के साथ साथ अभी यदि देखें, तमाम सफलताओं के बावजूद हमारी सुखी होने की आशा बढ़ रही है कि घट रही है? उम्र बढ़ने मतलब 60-70 उधर जाओ, ये 20-30 तक कुछ पता नहीं चल रहा है। 20-30 में तो कल्पना लोक, 60-70 तक जाते जाते ये आशा हमारी बढ़ रही कि घटी? बचपन में एक बच्चा ज़्यादा यूनिवर्सल थॉट के साथ होता है। जैसे क्लास 5 के आसपास बच्चे से पूछो तो वो टीचर बनना चाहता है, और 10 और 12 में आते आते वो कुछ और हो जाता है। फिर भी 10-12 वाला, कॉलेज वाला, दोस्तों के साथ उनके सुख दुख को शेयर करना, समाज के बारे या देश कुछ थोड़ा सोचना, कुछ थोड़ी देशभक्ति, तो कुछ कुछ तो भी साथ चलता है। शादी होने के बाद कैसा होता है? बस अब वो और छोटा हो गया, जॉब लग गई और छोटा हो गया, अब इससे आगे सोच ही नहीं पा रहा है। तो इसका अर्थ है, और फिर थोड़ी सी उम्र बढ़ी
कुछ परिवार में कम ज़्यादा हुआ, तो मैं कहता हूँ फाइनल निष्कर्ष कैसे हैं? कोई समझता नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं है, वो भी सुबह इन्होंने दोहराया है ना। और सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आशा बढ़ी कि घटी? दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? गरीबी में पाया कि अमीरी में भी पर्याप्त पाया? अशिक्षित होके पाया कि शिक्षित होके और ज्यादा पाया? बिना पद के भी पाया, पद आया तो भी पाया। ये तो कहीं तो जान नहीं बच रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे भीतर सुखी होने की आशाएं हैं, सुखी होने के विचार हैं, जीने के विचार हैं, यदि हमारे पास यदि ये आशाएं घटती हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको रास्ता नहीं है। दो बढ़िया बात, फिर से कुछ पूरे वाले स्टेटमेंट देखो, ये एक ध्यान में रहे। वर्तुलात्मक गति होने का स्वरूप है, कंपनात्मक गति रहने का स्वरूप है। और ये भी ध्यान में आया कि पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था से जीव अवस्था, यदि शरीर की बात कर रहे हैं ना, भौतिक की बात कर रहे हैं, शरीर मतलब फिजिकल लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्तुलात्मक गति अधिक है, कंपनात्मक गति कम है। इसका मीनिंग है, उसको समझेंगे। और जैसे ही गठनशील परमाणु से गठन पूर्ण हुआ, तो अब कंपनात्मक गति अधिक है, अधिकतम है, इससे अधिक और कुछ नहीं होता है, अधिकतम है। और वर्तुलात्मक गति कम है, ऐसा स्टेटमेंट बुक्स में आएगा। तो क्या मतलब हुआ? ये भी बात समझने की है, मतलब इसको और इधर भी जोड़ देता हूँ कि जब हम गठनशील परमाणु की बात कर रहे हैं, तो सारा पदार्थ कैसा है? गठनशील परमाणु। सारी प्राण अवस्था कैसा है? गठनशील परमाणु। पशु शरीर कैसा है? गठनशील परमाणु। मानव शरीर कैसा है? गठनशील परमाणु, है ना। और ये वापस आके सब पदार्थ में मिलता है और वापस बनते रहता है। इसको नाम दिया विकास क्रम। तो विकास क्रम क्या है? गठनशील परमाणु से मानव शरीर तक की सारी रचनाओं का बनते रहना, और ये सारी रचनाओं का वापस पदार्थ अवस्था में मिल जाना मरने के बाद। पेड़ मरने के बाद पदार्थ हो गया, पशु पक्षी मरने के बाद पदार्थ हो गए। तो ये पूरी जो चेन है, जड़ संसार से बनी हुई सारी रचना विरचना का संसार, उसको एक नाम दिया विकास क्रम। ठीक हो गया? पूरे दर्शन को बाबा जी ने, आदरणीय नागराज जी ने 5 शब्दों में कहा। अस्तित्व सह अस्तित्व है, और अस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है। बस हो गया दर्शन पूरा। तो सामने वाले ने कहा आपको ही समझ में आएगा, ये दूसरे किसी को आएगा नहीं। तो फिर उसी को फैला के कुछ और सूत्र बनाए। फिर लोगों ने कहा ये भी आपको ही समझ में आएगा। फिर उसको फैला के जो बुक बनी, उसका नाम मानव व्यवहार दर्शन है। तो मानव व्यवहार दर्शन मध्यस्थ दर्शन का गीता है, 18 अध्याय ही है ना। और मानव व्यवहार दर्शन एक मूल पुस्तक है, जिसमें कि सृष्टि दर्शन से लेके संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, ये सारे का काफ़ी एक बढ़िया स्वरूप उसमें आ जाता है। फिर और आगे की बात बाकी बुक्स में है। तो ये हमने चर्चा किया विकास। गठनशील से गठन पूर्ण हो गया,
इसका नाम है विकास। विकास क्रम, विकास। विकास से अनुभव संपन्न हो गया, इसका नाम है जागृति। और इस बीच में जागृति क्रम, जागृति क्रम। आचरण पूर्ण हो गए, इसका नाम जागृति पूर्णता। जागृति क्रम का मतलब है जीवन या तो पशु शरीर को चलाएगा या मानव शरीर को चलाएगा, मानव शरीर से वापस पशु शरीर चला सकता है और पशु शरीर से मानव शरीर भी चला सकता है। इस बीच में जागृति क्रम की बात कर रहे हैं। तो हम सभी लोग कहाँ हैं? जागृति क्रम में है ना? तो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। पूरे दर्शन को ऐसा कहा गया। ये सहअस्तित्व कोई खोल के 4 शब्दों में कहा। एक शब्द में बोलना है तो सहअस्तित्व, 4 शब्द में बोलना है तो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। ये शब्द जब बुक्स पढ़ेंगे तो आएंगे तो आपके ध्यान में रहे कि ये किस संदर्भ में बात की जा रही है। बढ़िया। अब इधर आ जाएं। क्या चर्चा कर रहे थे हम? देखो, अब ये कहा जा रहा है, जो लाइन में कहना चाहता था पहले उसको कह देता हूं। मानव में कंपनात्मक गति का व्यक्त हो जाना ही जागृति है। क्या समझ में आया? मानव में कंपनात्मक गति का व्यक्त हो जाना ही जागृति है। नहीं आया है? लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं? क्या है? वो लिख लेते हैं तो मैं चुप रहा हूँ, ऐसा बोल रही हो? हाँ मतलब मैं चुप रहा हूँ। अरे साफ साफ बोलो ना। बहुत शानदार, ग्रुप बहुत बढ़िया है। और हम बहुत, मैं भी देखो धीरे धीरे ये देख रहा हूँ कि कैसे रिजल्ट को बढ़ाया जा सकता है। मैंने लगातार शिविरों में ये प्रयोग किए हैं कि किस तरह से डिलीवरी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकती है, ज़्यादा कम्युनिकेट हो सकता है और कैसे रिजल्ट बढ़िया आ सकते हैं। तो धीरे धीरे मेरे को ये भरोसा हो रहा है कि केवल एक कंटिन्यूटी बनने की बात है। जो गति हम लोगों की ज़िंदगी में लंबे समय में आई है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कम समय में आ सकती है, क्योंकि हमको सामान इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा। हाँ जी, हाँ जी, माइक दीजिए इनको फटाफट। कल्पनाशीलता से अस्तित्व नहीं खुल सकता है। हाँ, नहीं खुल सकता। हाँ, तो उसके आगे का मैंने ये कहा कि कल्पनाशीलता से ये अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ये नहीं खुलेगा, क्योंकि कल्पनाशीलता की हैसियत जड़ संसार को समझने की है, तर्क और विश्लेषण है और मेमोरी है। इसलिए ज़्यादा, नमस्कार भैया, एक बार में एक शिविर चलाए। तो ज़्यादा स्थिति इतनी है कि अभी तक जो कुछ हम 4.5 क्रिया या कल्पनाशीलता से कर रहे हैं, मेमोरी और लॉजिक से जो हो सकता है वो सब हमने कर डाला। कुछ चीज़ें हैं जो मेमोरी और लॉजिक से आगे की चीज़ है। परंपरा में भी कहा गया है कि शब्द से सच्चाई पकड़ में नहीं आती है ना, काफ़ी कुछ, तो गलत नहीं है। लेकिन अब ये समझ में आया कि यदि हमारे पास समाधि संयम से अस्तित्व का स्वरूप उद्घाटित हो गया है, तो जिस तरह से हमने अपनी कल्पना जड़ संसार में लगाई, उसी तरह से हम अपनी कल्पनाशीलता को चैतन्य संसार में भी, सूक्ष्म निरंतर संसार में भी लगा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल्पनाशीलता से समझ में नहीं आएगा। अब देखो, इसको दूसरी बात कहता हूं, बैठिए। एक तो परंपरा में वो चीजें हैं जो, जैसे भाषा परंपरा में एक दिन में बनी होगी कि लंबा समय लगा होगा?
क्या खाने लायक है, क्या नहीं खाने लायक है, ये सारा भोजन जो आज हम कर रहे हैं ये एक दिन में हो गया कि इसको लंबा समय लगा होगा। तो परंपरा में भी आज हम जिन चीज़ों को भोग रहे हैं ये एक दिन के निष्कर्ष नहीं है, ये परंपरा की लंबी मेहनत है। दूसरा, एक बच्चा हमारे परिवार में आज पैदा होगा और पता चला 25 साल का होते होते उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई नया क्रिएशन कर दिया जो धरती पे अब तक उससे आगे का क्रिएशन उसने कर दिया। इसका अर्थ, जबकि मानव जाति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने में 2 लाख साल लगे हैं शुरू से लेके अभी तक। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई चीज़ पहली बार अवतरित हो रही है उसमें एक लंबा समय लग रहा है। जब वो धरती पे स्थापित हो जाती है और कोई बच्चा उस वातावरण में पैदा होता है तो अपनी ही शरीर यात्रा में उसको पाके उससे आगे निकल जाता है। ये 2 चीज़ों के अंतर हम पकड़ रहे हैं। और मेरे को ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लगता है कि व्हील का आविष्कार, पहिए का आविष्कार 5000 साल पहले हुआ और 5000 साल पहले लकड़ी का बक्सा बनता ही था क्योंकि लकड़ी भी थी ही। मात्र 25 साल पहले किसी को ये आइडिया आया कि यार सूटकेस में व्हील लगा सकते हैं, जबकि सूटकेस और व्हील 5000 साल पहले से था। हमने बचपन में सबको ट्रंक उठाते हुए देखा है। भाई साहब, बचपन में ट्रेन पकड़ना और अपनी सीट तक पहुंचना ऐसा था जैसे एवरेस्ट चढ़ गए। तो ना तो बोगी नंबर का पता था, सामान सबके पास, ठंडी के समय में तो बिस्तर सबका साथ चलता था, और दे कुलियों के धक्के और कुलियों की बार्गेनिंग और दे भीड़ और बुरा हाल। मात्र एक आइडिया, जो कि दोनों चीजें उपलब्ध थी पहले से, चक्का भी था बक्सा भी था, मात्र 25-50 साल पहले, 50 कहाँ 25 साल पहले ही, 25 साल पहले किसी को आइडिया आया कि यार सूटकेस में व्हील लगा सकते हैं। इतना ही होता ना, पहले लोहे के बक्से में थोड़े बड़े वाले व्हील लगा लेते, इतना ही तो होता। लोहे वाले बक्से में थोड़े लोहे वाले व्हील लगा, भाई हमारे पास बैलगाड़ी तो थी, इतना लंबा व्हील तो हमने बनाया था, थोड़ा छोटा बना लेते, लेकिन इतना सामान ढोने से तो बच जाते। लेकिन ये सोचने की बात है कि कोई चीजें उपलब्ध होने के बावजूद भी उनका संयोग कैसे बनता है। इससे आपको ध्यान में आएगा कि मानव सभ्यता कैसे आगे बढ़ती है। तो मैंने 2 बातें कहने की कोशिश की। फिजिकल वर्ल्ड में भी जिन चीजों को आज हम भोग रहे हैं ये लंबे समय की मेहनत के बाद इकट्ठी हुई है। लेकिन हम उस परिवार में पैदा होते हैं तो हम इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन सारी भाषाएं भी सीख सकते हैं और बाकी भी काम कर सकते हैं। तो एक काम वो हो गया जो परंपरा ने मेहनत करके हजारों साल में इकट्ठा हुआ। दूसरा काम कोई परंपरा में स्थापित हो गया, वो हमने परंपरा से ले लिया। फिर अब ये बात कर रहे हैं कि कोई सत्य पहले से अब उपलब्ध ही नहीं है, उसका क्या करोगे? भाई 50 साल पहले मोबाइल, 25 साल पहले मोबाइल उपलब्ध नहीं था, ठीक, लेकिन ये मोबाइल उपलब्ध होने में क्रमशः यात्रा आगे बढ़ी है। वो ये वाला कंप्यूटर, वो बड़ा वाला, और धीरे 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 करके हम आगे बढ़े। ऐसे ही जब ये कह रहे हैं कि पूरे अस्तित्व का ज्ञान शब्दों से उद्घाटित हो गया, तो आज ये शब्दों से उद्घाटित हो गया है, इसलिए हमारी कल्पनाशीलता इसमें तदाकार हो सकती है। ये उपलब्ध ही नहीं है, अब कर लो क्या करोगे? उपलब्ध है। आज एक बच्चा पैदा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स उपलब्ध है, उसके लिए प्लेटफॉर्म बन गया है, वातावरण बन गया है, उसको सीख लेता है, उसमें कुछ आगे करना शुरू कर देता है, लेकिन उपलब्ध ही नहीं है अभी। तो पहली बार जब प्रकट होता है उसके पीछे कितनी मेहनत है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि जब कोई चीज़ मानव जाति में पहली बार प्रकट हो रही है तो वो लंबी सीरीज है। जब कोई चीज़ परंपरा में स्थापित हो जाती है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा ज्ञान जो परंपरा में उपलब्ध ही नहीं है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये सृष्टि कहाँ से प्रकट हुई, ये इकाइयाँ कहाँ से आ गईं, इनको किसने बना दिया, ये सब इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, इसका उत्तर नहीं मिलेगा कुछ भी कर लो। तो ये कल्पनाशीलता से नहीं आ रहा है।
तो ये जीवन की ही कल्पनाशीलता से ही, जीवन की ही किसी ऐसी स्थिति से आ रहा है जो कि कल्पनाशीलता से कुछ आगे की बात हो गई, जिसको दर्शन में समाधि संयम से आदरणीय नागराज जी को ये उपलब्ध हो गया। अब ये हमको उपलब्ध हो गया, सूचना सारी उपलब्ध हो गई, तो अब हमारी कल्पनाशीलता इसमें तदाकार हो सकती है, हम इसको पहचान सकते हैं। इसका नाम अध्ययन विधि है। तो अध्ययन विधि सबके लिए संभव है, समाधि सबके लिए संभव नहीं है। पकड़ में आ गया? एक बात पूरी हो गई, एक बात पूरी हो गई। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि कल्पनाशील, एक तो ये पता चल गया कल्पनाशीलता कहाँ से आ रही है। मूल ऊर्जा ही जीवन से कल्पनाशीलता के रूप में प्रकाशित है, या मूल ऊर्जा और जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता ही जीवन में कंपनात्मक गति है। कंपनात्मक गति ही दूसरे मानव की परस्परता में, दूसरी चाहे मानव हो चाहे प्रकृति हो, उसको पहचानने और उसके जुड़ने का, दूसरी इकाई से जुड़ने का जो स्वरूप है वो मानव में कंपनात्मक गति होती है, वो मानव में कल्पनाशीलता है। तो कल्पनाशीलता के द्वारा ही हजारों साल लगा के मानव ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना, मकान कैसे बनाना है, सारी यात्रा आज तक की तय की है। ज्ञान को दो भाग में रखा गया। एक बोला गया जिंदा रहने का ज्ञान, दूसरा कहा जीने का ज्ञान। तो हमारी कल्पना किधर व्यक्त हो पा रही है? जिंदा रहने में व्यक्त हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? हो पा रही है। हम अपने परिवारों में अपने बच्चों के साथ, इतनी जनसंख्या और इतना सबके लिए साधन सुविधा हो गया, तो हमारी कल्पनाशीलता जिंदा रहने के अर्थ में व्यक्त हो पा रही है, उसमें हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी कल्पनाशीलता जीने के अर्थ में व्यक्त नहीं हो पा रही है। मैं सुख की निरंतरता को पा जाऊं, भया भाव से मुक्त हो जाऊं, परिवार में संबंध थी, सारी कहानी, ये नहीं हो पा रहा है सब कुछ करने के बावजूद भी। तो इससे समझ में आया कि कल्पनाशीलता का पूर्णतया व्यक्त हो जाना ही जागृति है। का मतलब कल्पनाशीलता के द्वारा अस्तित्व में जो निरंतर वास्तविकताएं हैं उनको पहचान पाना, उस पहचान के साथ में अपने आचरण के साथ में हो पाना, फाइनली कल्पनाशीलता ही ज्ञान में परिवर्तित हो गई। बात पहुंची? बात पहुंची? आज तक हमारी कल्पनाशीलता हम जड़ संसार में मैनिफेस्ट किए, फिर चाहे इंजीनियरिंग डेवलप हुआ, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ, तमाम जो भी सारी स्किल्स डेवलप हुई, ये हमारे जीने के अर्थ में था कि जिंदा रहने के अर्थ में था? तो हमारे जिंदा रहने के अर्थ में था, तो शरीर के लिए जो कुछ होना था हो गया। शरीर के लिए सब कुछ होने के बाद भी जीवन तृप्ति शेष है। तो इसका मतलब है कि जो सूक्ष्म वास्तविकता है, तो कल्पनाशीलता से ही हमने शरीर के लिए जो अनुकूल बनाना था वो अनुकूलता बना ली। अब कल्पनाशीलता से ही जो हमको समाधि संयम से प्राप्त ज्ञान है, ये ज्ञान किधर से प्राप्त हुआ? परंपरा के हजारों साल की ऑब्जर्वेशन, जिंदा रहने का ज्ञान। और ये ज्ञान किधर से प्राप्त हुआ? समाधि संयम से। तो समाधि संयम से प्राप्त ज्ञान के साथ कल्पनाशीलता तदाकार हो जाएगी। तदाकार होने का मतलब यदि मन की ताकत है कि वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ तदाकार होता है, जैसे जीवन इस शरीर के साथ तदाकार हो रखा है। शरीर को चलाते हुए भी जीवन शरीर को टच नहीं करता है। शरीर को चलाते हुए भी मैं शरीर से अलग ही हूँ, टच नहीं करता है। कैसे है? कोशिकाओं के बीच का जो पोलापन है, उस पोलेपन से गुजरता हुआ पूरे शरीर को जीवंत बनाए रखता है। शरीर के साथ हूँ मैं। ऐसे बाबा जी एक बढ़िया लाइन बोलते थे, जीवन बहता है, शरीर चलता है। चलेगा कौन? जिसमें वेट है। एक पैर उठाऊंगा, एक पैर रखूंगा तो दूसरा उठा सकता हूँ, दोनों उठा दिया तो गिर ही जाऊंगा। तो चलने का मतलब है एक पैर उठाना, एक रखना, एक पैर उठाना, एक रखना। जीवन, मैं अभी भी हवा में ही हूँ, मैं कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं हवा में हूँ क्योंकि मैं वेटलेस हूँ।
इसलिए मुझको किसी ठोस आधार की ज़रूरत नहीं है। तो मैं शरीर के साथ खड़ा हूँ तो भी हवा में खड़ा हूँ, मैं भी कुर्सी पे बैठा हूँ तो भी हवा में हूँ, केवल शरीर के साथ बना हुआ हूँ। जब चाहे शरीर को पंखे पे लटका सकता हूँ और शरीर से अलग हो सकता हूँ। अभी शरीर से अलग होने का अधिकार मेरे पास नहीं है ना, किसी एक लेवल तक, किसी एक, उसमें भी फिर बाद में पता चलता है उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन ये समझ में आ गया कि मैं केवल शरीर के साथ बना हुआ हूँ। क्यों बना हुआ हूँ? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो केवल मेरी मुक्ति के लिए, मेरी जागृति के लिए मैं जिस सुख सागर में जीना चाहता हूँ, मैं जितना उपयोगी होकर जीना चाहता हूँ, मेरी उस उपयोगिता के लिए मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूँ, अपने पोटेंशियल को पहचानना चाहता हूँ, उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। यही मानव में यश कामना। यश कामना गलत नहीं है, उसकी दिशा गलत है, उसका मटेरियल गलत हो गया। यश कामना का अर्थ है कि जागृति के अर्थ में अपनी उपयोगिता के विस्तार को देखकर, है ना, अपने वातावरण में अपनी उसकी स्वीकृति को देखकर तृप्त होना। के बीच में जहाँ स्पेस है वहाँ से ये पूरा चलाता है और वो वेटलेस है। तो जो वेटलेस है उसी में वो स्पेस वाला और इकाई वाला दोनों पार्ट साथ में होके वो है। स्पेस तो है ही, स्पेस तो सभी जगह है। तो शरीर में से भी स्पेस आर पार है, मुझसे भी स्पेस आर पार है। ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। मतलब क्रिया शून्य तो है ही और वो क्रियाशीलता के सभी जगह क्रिया शून्यता तो है ही। क्रिया शून्यता में क्रियाशीलता है। जीवन क्रियाशील है, शरीर क्रियाशील है। जीवन में क्रियाशीलता, शरीर में क्रियाशीलता, क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता के रूप में है। वो वेटलेस है। शरीर वेटलेस नहीं है। हाँ, वो मैं वेटलेस हूँ। हाँ, मतलब क्रियाशीलता हम जिसको बोल रहे हैं, क्रियाशील। गई भैंस पानी में। हाँ गई, अभी तो गई। अभी गई, थोड़ा जाने दो, थोड़ी देर आराम करने दो, फिर निकालेंगे। हाँ जी, फिर से मेरा कॉन्टेक्स्ट कहीं और था। कहाँ थे हम? कंपनात्मक गति का व्यक्त हो जाना ही जागृति है। कंपनात्मक गति मानव में समझने की क्षमता है। अपनी समझ का पूर्णतया उद्घाटित हो जाना ही जागृति। यही कंपनात्मक गति का व्यक्त होना। अब समझ में आया परमाणु क्यों समझना है? आपको परमाणु से इतना प्यार हो जाएगा, आपको शरीर नहीं दिखेगा, परमाणु ही दिखेगा। हाँ जी, ये देखो, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। हाँ जी, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहे हैं उसके बाद। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें वो हैं जो दर्शन के कोर सूत्र हैं। वो कोर अपने को पकड़ में आएगा ना तो चीज़ें कनेक्ट हो पाएंगी। अभी हम फ्रूट पे काम करते हैं, रिजल्ट प्रॉब्लम यदि फ्रूट में है तो रूट में जाना पड़ेगा कि फ्रूट में कुछ करना पड़ेगा। इसलिए गलतियाँ ठीक नहीं करना है, पूर्णता की ओर जाना है, पूर्णता को स्थिर करना है। तो बाकी गलतियों का अस्तित्व नहीं है, भ्रम का अस्तित्व नहीं है, अंधकार का अस्तित्व नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का कोई अस्तित्व नहीं है, नेगेटिविटी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तमाम चीज़ें केवल पूर्णता की अपूर्णता की अभिव्यक्ति है। पूर्णता को हम नहीं पाए हैं, अधूरेपन की अभिव्यक्ति है, ऊर्जा का लीकेज है, ये सब लीकेज है। तो जैसे जैसे ऊर्जा का सही दिशा मिल जाएगा, चैनलाइज होने का, लीकेज खत्म हो जाएगा। गलतियां मतलब लीकेज, किसी गलत दिशा से ऊर्जा बह रही है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ।
परमाणु में 3 गतियां हैं। केंद्र में, बोलते जाओ, घूर्णन गति, परिवेश में घूर्णन गति सहित वर्तुलात्मक गति, केंद्र में घूर्णन गति, परिवेश में घूर्णन गति सहित वर्तुलात्मक गति के संयुक्त प्रभाव में परमाणु एज ए होल में कंपनात्मक गति। कंपनात्मक गति पदार्थ अवस्था में सबसे कम, प्राणावस्था में उससे अधिक, जीवावस्था में शरीर की बात करें उससे, तो लगातार कंपनात्मक गति, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, कोशिका, इसमें लगातार कंपनात्मक गति बढ़ती है। कंपनात्मक गति ही जो रिच क्रिएशन है, जो कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो कंपनात्मक गति का ही फल है। इकाइयों में जो विकास है वो कंपनात्मक गति की अभिव्यक्ति है। और मानव में भी जो जागृति है वो कंपनात्मक गति की अभिव्यक्ति है। जड़ संसार में कहा कि जड़ संसार में कंपनात्मक गति कम रहती है, वर्तुलात्मक गति ज़्यादा रहती है। जीवन में कंपनात्मक गति अधिकतम हो गई है, उसकी तुलना में वर्तुलात्मक गति कम रहती है। इसको कैसे पहचानें और इसका क्या महत्व है मेरे लिए, मेरी जागृति के लिए, ये हम करेंगे लंच के बाद।